वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे मेरे प्यारे स्टूडेंट, आ जाइए। आज संडे है, संडे को करने वाले महा धमाका वाला टेस्ट। यहाँ पे आपको इंपोर्टेंट साइंस सोशल मैथ का सवाल मिलने वाला है, जो कि पेपर में छपने की पूरी गारंटी मैं तो ले नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि ये संभावित प्रश्न है भाई, सवाल आ सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो यही सब सवाल आपको पढ़ना है, आपका लेसन का ही सवाल है, तो जान रहे आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ओके, वेलकम बैक टू, सभी लोग आ गए। गुड इवनिंग डियर। ओके, मिस्टर मुमताज, सचिन, जमीला, मनीषा कुमारी, सुशील, सोनिया, सानिया, रजनी मिश्रा, ओके, प्रिया, आसिर, इरफान, वालेकुम सलाम, गुलशन, सूरज। ओके, चलिए स्टार्ट करते फटाफट। जो पहली बार यहाँ पे पधार रहे हैं उन सभी को वेलकम, स्वागत। एंड सबसे पहले सबको वेलकम, स्वागत, लेकिन जो पहली बार आ रहे हो उन सबको बहुत ही दिल से और भी अच्छे तरीके से स्वागत है। चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को जुड़ जाइए। बहुत जल्दी हमारा फैमिली जो है, हम लोग 500 के यानी कि 5 लाख फैमिली कंप्लीट होने वाले हैं। उम्मीद है कि आज रात तक कंप्लीट हो जाएगा, बस आप लोग की मेहनत करना है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मुझसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दिया हुआ है। आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल साइंस का, एंड सबसे इजी सवाल एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। जितना इजी सवाल है उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है डियर। ओके, वालेकुम सलाम, सभी लोग आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। यहाँ पे सवाल पहले साइंस को करेंगे, फिर सोशल, पहले सोशल सवाल है, फिर साइंस है, फिर मैथ है। ओके, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र, बहुत बड़ा सवाल हो चुका है। ओके, वेल डन मधु, ठाकुर, शाहीन, उमेश, वेरी गुड। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन है? आपको पता है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन? जादूगोड़ा। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी भी 50% से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक पूरी ऑब्जेक्टिव भी सही से कंप्लीट नहीं कर रखा है, ठीक है ना। तो आप लोग अगर लाइव क्लास में आके पढ़ रहे हो तो भाई आप लोग तो बहुत ही, क्या बोल सकते हो उसको, मतलब किस्मती है जो आप लोग को एकदम यहाँ पे पूरा रिवीजन हो रहा है अच्छी तरीके से। ओके, तो सवाल को मिस ना करें, सवाल को मिस ना कीजिएगा। जादूगोड़ा जो कि झारखंड में पड़ता है ना, झारखंड में पड़ता है जादूगोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चावल कैसा फसल है भाई, बताओ तो। चावल कैसा फसल है, रबी फसल है या खरीफ फसल है? ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, चावल कैसा फसल है जी, है ना। तो आपको पता है चावल जो है खरीफ फसल है। कैसा फसल है? चावल खरीफ फसल है। वीडियो को लाइक करिएगा, लाइक करने में कोताहीगिरी नहीं कीजिएगा। ओके, ओके, हाँ जी, चावल कैसा फसल है? खरीफ फसल। और गेहूं से बारे में पूछते हैं, गेहूं कैसा फसल? रबी फसल। चलिए फास्ट करते हैं। कौन सी उद्योग है यहाँ पे जो कृषि पर आधारित नहीं है, कृषि से इसका रिलेशन नहीं है? सूती वस्त्र तो कृषि से ही संबंधित है, सीमेंट, चीनी, जूट वस्त्र, तो सीमेंट जो है सूती से कोई भी इसका ताल्लुक नहीं है। आगे सवाल है, सुनामी कहाँ आती है? चलिए फास्ट बोलो, वेरी गुड। सुनामी का आप 1 to ABC करके आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सबको मतलब टाइप करना कोई जरूरी नहीं है। सुनामी कहाँ आता है? तो सुनामी जो है समुद्र में आता है ना जी। सुनामी कहाँ आता है? समुद्र में आता है। और स्थल पर, पृथ्वी पर जो भूकंप आता है जी, ओके, यानी कि समुद्र में जो भूकंप आता है ना उसको सुनामी के नाम से जानते हैं। आगे सवाल है, नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया एंड बहुत नॉर्मल सा सवाल है। ओके, कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू किया गया है? सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसको बोलते हैं RTI। शॉर्टकट में पूछा जा सकता है कि RTI का फुल फॉर्म क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन। ओके, ये जो है कानून जो है कब लागू किया गया है? 2005 में। ओके, 2005 में राजस्थान में ये कानून जो है लागू किया गया है 2005 में। ओके, वेरी गुड। आगे सवाल है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है? नेपाल में जो अभी शासन प्रणाली चल रही है वो किस प्रकार की डेमोक्रेसी है, यानी कि लोकतंत्र है, या राजतंत्र है, या सैनिक तंत्र है, या तो इनमें से कोई नहीं? तो नेपाल की जो शासन प्रणाली है वो कैसा है? अभी वर्तमान में लोकतंत्र है। पहले राजतंत्र हुआ करता था, लेकिन अब जो है कैसा है? अब जो है वहां लोकतंत्र है। वेरी गुड। आगे सवाल है, WTO, सवाल पूछा गया है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, चलिए WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। थैंक यू एवरीवन, फटाफट लाइक करें वीडियो को। अभी तक 300 लाइक कंप्लीट हुआ। आप लोग लाइक करने में कोताहीगिरी मत, बस से कोताही मत कीजिएगा, लाइक करने में लाइक जरूर कीजिएगा। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में, है ना जी, 1995। इसका मुख्यालय पता है आपको? जेनेवा में है, जेनेवा में इसका जो है मुख्यालय है। ओके,
चलिए आगे देखते हैं सवाल क्या बोलता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 जो है, अनुच्छेद 19, ये 2 अनुच्छेद आपसे पूछा जाता है, 2 या 3 अनुच्छेद, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 19 जो है किस पर आधारित है, नागरिकों को क्या बताता है? तो अनुच्छेद 19 जो है ना वो स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना, और अनुच्छेद 15 जो है वो समानता का अधिकार। ये 2 अधिकार आपसे पूछता है, ठीक है ना, कि अनुच्छेद 19 है और अनुच्छेद 15 है, ये क्या बताता है। तो अनुच्छेद 15 जो है समानता का अधिकार और 19 जो है स्वतंत्रता का अधिकार। एक अनुच्छेद आपसे पूछा जाता है, अनुच्छेद 21, है ना जी, वो क्या बोलते हैं, वन्य जीव के संरक्षण के लिए। 3 टाइप का अनुच्छेद पूछा जाता है। थैंक यू एवरीवन। चलिए आगे सवाल 1 बाय 1 करके आंसर दीजिए, टेंशन मत लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और इसका एक क्वेश्चन मिस करना यानी कि 1 नंबर मिस्टेक हो जाएगा। सो डोंट स्किप एनी क्वेश्चन। एंड आपको 2 नंबर वाला सवाल भी याद करना है। मैं तो वीडियो बना रहा हूं, आपको भी ज्यादा मेहनत करनी है, मेरे से ज्यादा मेहनत करनी है। सांप्रदायिक राजनीतिक जो आधारित है किस पर, जो है धर्म पर आधारित है, यानी कि धर्म के मामले में जो राजनीतिक होता है कि इस धर्म का है तो इस धर्म वाला वोट इसी धर्म को वोट देंगे, अगर ऐसा होता है तो ये सांप्रदायिक राजनीतिक कहलाएगा। ओके चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं। सवाल देखो यहाँ पे क्या, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है, बताओ भाई, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है। ओके वेरी गुड, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं, यहाँ पे सवाल बोलता है। तो देखिए प्राथमिक ऊर्जा, द्वितीयक ऊर्जा, ये आपको जानना है। प्राथमिक ऊर्जा कौन है, द्वितीयक ऊर्जा कौन है। देखिए प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण देखिए, कोयला प्राथमिक ऊर्जा है और पेट्रोलियम भी प्राथमिक ऊर्जा है, प्राकृतिक गैस भी प्राथमिक ऊर्जा है। तो विद्युत जो हो गया वो द्वितीयक ऊर्जा हो गया, सेकेंडरी एनर्जी हो गया। विद्युत क्या हो गया, सेकेंडरी एनर्जी, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो सेकेंडरी एनर्जी कौन है, विद्युत है, यानी कि प्राइमरी ऊर्जा नहीं है, ये तीनों प्राइमरी ऊर्जा है। ओके डियर, चलिए सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है, फटाफट करेंगे यहाँ पे। 100+ क्वेश्चन आपको यहाँ पे आज देखने को मिलेगा। ओके सौर ऊर्जा जो सोलर एनर्जी होता है वो किस प्रकार का रिसोर्सेज है, तो सौर ऊर्जा जो है क्या है, नवीकरणीय संसाधन है, यानी कि हम उसको बार बार यूज कर सकते हैं ना, खत्म नहीं होगा, वो बार बार यूज कर सकते हैं। वेरी गुड खालिद। एंड आपको मैं बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट आज की वीडियो होने वाली है। लास्ट में 2 क्वेश्चन, लास्ट का 2 क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ दिया हूं, जो पहले बताएगा उसका नाम स्क्रीन पर छापा जाएगा। ओके सो डोंट स्किप, पूरी वीडियो को देखेंगे लास्ट तक। चलिए आगे पढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन 2 बार यानी कि चांस मिलेगा, है ना। 5 आदमी का नाम लिखूंगा मैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना हुई थी 1907 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ये सार्वजनिक कंपनी नहीं है, ये निजी कंपनी, ठीक है ना, ये जो है निजी कंपनी है। ओके चलिए आगे पढ़ते हैं। सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु कौन है, गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु भी है और 10वें गुरु भी है। इनका जन्म बिहार में हुआ था और वो बिहार के पटना जिला में हुआ था, ठीक है ना। सवाल आता है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, ऐसे तो सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन ये हिस्ट्री में सवाल आया है। सिखों के अंतिम गुरु जो गुरु गोविंद सिंह थे, उनका जन्म जो है बिहार के किस नगर में हुआ है, तो बता दीजिएगा, पटना नगर में। आगे बोलता है जालियांवाला बाग हत्याकांड, बहुत इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी किताब में छपा हुआ सवाल आपको मिलेगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड। और एनसीईआरटी जो किताब है ना, जो आप बिहार में पढ़ रहे हो, तो वो किताब से क्वेश्चन एकदम मतलब बहुत ही ज्यादा चांसेस है, जो क्वेश्चन किताब में छपा है वो क्वेश्चन आने की है। तो मैं वो भी करवाया हूं, फिर भी मैं एक बार करवा दूंगा। ओके जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919। ओके डियर चलिए आगे बढ़ते हैं। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, नई आर्थिक नीति। चलिए वेरी गुड, चलो गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। साकिर खान, राधिका, सूरज, कुंदन, आलमगीर, अजय, शालिनी, बिग मिशन, वेरी गुड, मनव्वर, उम्मे सलमा। हाँ देखिए क्या बोलता है, नई आर्थिक नीति जो है, आपको पता नई आर्थिक नीति में उदारीकरण और वैश्वीकरण है, नियंत्रित अर्थव्यवस्था नहीं है। एक कौन है, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, है ना जी। उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण है। देखिए ये 3 चीज जो है नई आर्थिक नीति में शामिल किया गया है। तो ये नियंत्रित अर्थव्यवस्था को शामिल नहीं किया गया, याद कर लीजिएगा। नई आर्थिक नीति में उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण को शामिल किया गया। ओके चलिए बोलिविया में जन संघर्ष हुआ था, जनता में जो है ना क्या बोलते हैं, एक स्ट्रगल हो गया था, मारपीट समझ लो हो गया था। किस लिए हुआ था भाई, पानी की कीमत में वृद्धि हो गया था इसलिए, या खाद्यान्नों की कीमत में वृद्धि हो गया था इसलिए, या पेट्रोल की कीमत में वृद्धि हो गया था। आपको पता होना चाहिए पानी की कीमत में वृद्धि हो गया था। तो या इस सवाल से एक सीख आपको मिलेगा कि भाई पानी कितना इंपॉर्टेंट है, हमको पानी भी मतलब देख दाख के यूज करना चाहिए, है ना, और करना भी चाहिए, हम लोग भी पढ़ते हैं ऐसा। सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इससे जुड़ा हुआ है दांडी यात्रा, ठीक है ना। दांडी यात्रा जो है 1930 में हुआ था और उसी दौरान उसी यात्रा का जो नाम दे दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी से शुरू हुआ, यानी कि दांडी यात्रा जो नमक कानून हुआ था ना, नमक कानून को तोड़ा गया था,
तो उसी के बाद जो है ना सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। ओके, 1930 दांडी, तो दांडी से याद रखेगा। एंड ये सवाल तो खैर इकोनॉमिक का एकदम प्योर सवाल है जी, और पूछा गया बहुत बार एग्जाम में, तो रिवीजन में करना है। और आपको पता है एक बंदे ने क्या खूब बोला था कि रिवीजन में ही डिवीजन है। तो यार मेरा तो बहुत ही मजा आया, ये वाला सुन के तो बहुत मजा आया। तो भारत में वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। देखिए 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल को आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी, इसी डेट से याद कर लीजिएगा। ओके, फिर आपका आ गया यूरोप का मरीज। लो भाई बताओ, यूरोप का मरीज, हाँ जी, यूरोप का मरीज किसको बोलते हैं? किसको कहा जाता था? तुर्की को, है ना जी, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। वेरी गुड, चलिए सबका यहाँ पे वेरी गुड एंड फास्ट आंसर आ रहा। सभी लोग वीडियो को लाइक करें प्यारे। अभी तक तुम लोगों ने 500 लाइक कंप्लीट किया, फिर भी चलो थैंक यू, लेकिन बहुत ही कंजूस बन रहे हैं आप लोग, ऐसा ना करें। ओके, कंजूसी ना दिखाएं आप लोग, मतलब लाइक वैक जरूर कीजिएगा। देखिए क्या है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ये भी इंपोर्टेंट सवाल, बिस्मार्क ने किया था। आपको रिवीजन करने का बहुत ही बेस्ट यहाँ पे रिसोर्स है, ऑनलाइन पॉइंट। रॉलेट एक्ट, ये देखो रॉलेट एक्ट के बाद ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो 1919 में ही जो है रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था, इसी के बाद जो है वो घटना घटती है। इस रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी जी ने काला कानून कहा था। क्या कहा था? काला कानून। तो सवाल पूछा जा सकता है कि काला कानून किसे कहते हैं? हाँ जी, 5 लाख जल्दी से पूरा कर दो यार, जिन्होंने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना दिल से, है ना, दिल से करना लाइक। लेकिन आगे, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? तो मेरे प्यारों और पापा की परियों, मम्मी के लाडलों, लास्ट सवाल में आप दोनों का कंपटीशन होने वाला है। देखते हैं कौन आगे बढ़ता है। 2 सवाल में कंपटीशन होगा, पहले 1 फिर आगे 2। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 1915 में, है ना जी। 9 जनवरी 1915, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। सवाल में भी पूछ ले, प्रवासी दिवस, जो कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ये भी सवाल इंपोर्टेंट है। और पीने का बर्तन, हालांकि जार के मतलब तो बर्तन बोला जाता है, लेकिन रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पानी रखने वाला मिट्टी है, या रूस का सामंत है, या रूस का सम्राट है भाई, है ना। रूस का सम्राट यानी कि एम्पेरर ऑफ रसिया। वेरी गुड, एम्पेरर ऑफ रसिया, बहुत खूब। शिवदानी, रजनी, सनवीर, खुशबू, अर्चना, विवेक, कृति, राधे श्याम, वेरी गुड, आसिफ, सुधांशु, बहुत खूब। आगे बढ़ते हैं। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? बताओ फटाफट। लेनिन की, अरे यही सब सवाल पूछा जाएगा आपसे, टेंशन मत लीजिए, यही सब सवाल आएगा। मतलब 100 सवाल, 80 सवाल में तो मैं बता रहा हूँ 40 सवाल ऐसे रहेगा। 40 सवाल का 50-60 क्वेश्चन रहेगा, बाकी 8-10 सवाल रहेगा जो घुमा हुआ रहेगा। तो आपको तो बस लाना है ना यार आंसर, तो आपको तो नंबर हासिल करना है, टेंशन क्यों लेना है। किस देश को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी किस देश को कहा जाता है? रूस, अमेरिका, भारत। तो भारत में जो है निजीकरण और सार्वजनिक, है ना, यानी कि निजी अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक अर्थव्यवस्था दोनों प्रकार का होता है। इसीलिए भारत को जो है, भारत में जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना जी। आगे, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? लो भाई, ये सवाल तो पढ़ के बहुत ही दुख होता है। आप लोगों में से किसको किसको दुख होता है? जो बिहार से हो तो उनका तो दुख होगा ही होगा, है ना। तो पिछड़ा राज्य फिलहाल अभी बिहार ही आता है। अब मेरे ख्याल से 2021 का जनगणना तो अभी तक हुआ नहीं, 2021 का जब जनगणना हो जाएगा तो जरूर बिहार पिछड़ा राज्य से बाहर निकल जाएगा, ये मेरा उम्मीद है ना। चलिए आगे बढ़ते। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम, सबसे बेस्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज कौन है? सबसे बेस्ट मीडियम तो मुद्रा, करेंसी जो है विनिमय का सबसे अच्छा माध्यम है। पैसा दिए सामान लिए, पैसा दिए सामान लिए, हम उसको जिंदगी भर, मतलब बहुतों सालों तक पैसा को जमा कर रख सकते थे। लेकिन वस्तु का विनिमय करना बहुत ही मुश्किल है। चावल दिए, आटा लिए, ये कब तक चलेगा? हम ज्यादा आटा ले लेंगे तो खराब हो जाएगा, ज्यादा चावल रखेंगे तो खराब हो जाएगा। तो इस तरह से सबसे बेस्ट मीडियम है मुद्रा। भारत की वित्तीय राजधानी बताओ, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। आपको पता है मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है जी। वेरी गुड। चलिए मुद्रा, हाँ जी। आगे सवाल देखिए यहाँ पे, कौन बीमारू राज्य? लो भाई फिर से आ गया है, अब तो खैर बुरा लगेगा ही लगेगा। बताओ किस, हाँ किसको किसको बुरा लग रहा? बिल्कुल
एक एक लाइन है, सपने उनके पूरे नहीं होते जिनके बाप बड़े होते हैं। समझ रहे ना, सपने उनके पूरे नहीं होते जिनके बाप बड़े होते हैं, सपने उनके पूरे होते हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। यानी कि जिद करना है आपको, बाप छोटा है बड़ा उससे मतलब नहीं, आप पे डिपेंड है। ये भाई तो पता है बीमारू राज्य, तो देखो बीमारू राज्य बिहार भी है, उड़ीसा भी है, मध्य प्रदेश, ये तीनों के तीनों। अब थोड़ा कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा ठीक लग रहा, चलो तीनों तो है कम से कम, लेकिन फिर भी लग रहा। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला जो है अनवीकरणीय, क्यों कोयला को हम जब एक बार यूज कर लेंगे तो दोबारा हम यूज नहीं कर पाएंगे, इसी को तो बोलते हैं अनवीकरणीय ना, एक बार यूज कर लिए दोबारा यूज नहीं होगा। प्यारे, थैंक यू मेरे प्यारे, तुमने आज तो मुझे गार्डन कर दिया है, मेरा दिल गार्डन हो गया, 700 लाइक पार हो गया, बहुत फास्ट है। चावल कैसा फसल है? खरीफ फसल है। रबी फसल पूछा जाता है तो गेहूं कैसा फसल? रबी फसल, ये सवाल आता है। ओके, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? बॉक्साइट एक्चुअली एक खनिज का नाम है, ये अयस्क का नाम है, और ये जो एल्यूमिनियम का अयस्क है, कौन है? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, अयस्क है बॉक्साइट, करायोलाइट, ये जान लो, बॉक्साइट, करायोलाइट, कोरंडम, ये 3 अयस्क है। आपसे सवाल बॉक्साइट से ज्यादा पूछता है, तो खैर इसको याद कर लीजिएगा। आगे है किस नदियों को बिहार का शोक कहा था? इस सवाल रिपीट हो चुका है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। आप मुझे बताओ, देखो बंगाल का शोक एक आता है, आपकी किताब में भी दिया हुआ, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? वेरी गुड, अभिजीत, खुशबू, अरविंदर, अजीत, क्या बात है। ओह कंप्लीट, थैंक यू प्यारे। लेकिन लाइक कंप्लीट कब होगा? 1000 लाइक कंप्लीट कब होगा? बस मुझे 1000 लाइक कंप्लीट चाहिए। बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहते हैं ना जी, वेरी गुड, बहुत लोग का आंसर आ गया, दामोदर नदी को। आगे, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया कौन है? लार्जेस्ट पोर्ट बोला है तो वो है मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। बाकी देखिए चेन्नई बंदरगाह तो चेन्नई में है, कलकत्ता में। कांडला बंदरगाह कहां पर था? आपने बताया था, कहां? गुजरात में ना जी। कांडला बंदरगाह कहां है? चलिए, है ना, बताओ भाई, वेरी गुड, क्या बात है, सबका यहाँ पे राइट आंसर आ रहा है। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ रिवीजन चाहिए, है ना। कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में। सवाल पूछा जा सकता है। संघ राज्य का उदाहरण, एक बंदर ने बहुत कंफ्यूजन कर रहा था संघ राज्य, मैं बताया था संघ राज्य के मतलब होता है यूनियन गवर्नमेंट बोलो या तो फेडरल गवर्नमेंट, जहां पे जहां पे राज्य का भी शक्ति मिलता है, यानी कि जहां पे शक्तियों का बंटवारा होता है, उसको बोलते हैं संघ राज्य। तो अमेरिका में राज्यों का बंटवारा होया हुआ है, चाइना ब्रिटेन में राज्य का बंटवारा नहीं हो, सारा हुकूमत जो मेन है वही करेगा। इस तरीके से भारत भी एक संघ राज्य है। कनाडा भी एक संघ राज्य है। अगर ऑप्शन में रहे अमेरिका, भारत, कनाडा और लास्ट में रहेंगे इनमें से सभी, तो सभी को टिक आउट करेंगे, ठीक है ना। यानी कि भारत भी संघ राज्य में आता है, कनाडा भी, इसके अलावा बहुत सारे देश हैं जहां पे संघ राज्य है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल तो खैर तिथि वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। 5 मार्च, बताओ फटाफट, 5 मार्च जो है पर्यावरण दिवस 5 मार्च, है ना। 22 मार्च, या ये सब याद करना, 22 मार्च जो है जल दिवस, है ना, जल दिवस भी होता है, और बिहार दिवस भी मनाया जाता है। और एक आता है 1 मई, है ना जी, 1 मई लेबर डे, यानी कि मजदूर दिवस मनाया जाता है। ये 3-4 दिवस बहुत बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में, इसलिए मिस्टेक मत कीजिएगा। ओके, हाँ, इसके अलावा बाकी 26 जनवरी जान रहे, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस, ये तो नॉर्मल सी बात है। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? यानी कि जो नगर निगम, चाहे कहीं का भी नगर निगम हो, उसके प्रधान को मेयर कहा था, है ना, महापौर जिसको बोलते हैं हिंदी में। फटाफट आंसर दीजिए आप लोग, फटाफट, एक भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बिकॉज अब आप एकदम अंतिम घड़ी पे, अंतिम स्टेज पे खड़े हो। सो डोंट मिस्टेक एनी क्वेश्चन एंड डोंट स्किप एनी क्वेश्चन, है ना जी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश, देखिए प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहां है भाई? तो स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में है ना। स्विट्जरलैंड जो है वो क्या है? प्रत्यक्ष दिवस है। है ना, स्विट्जरलैंड जो है प्रत्यक्ष दिवस है। अच्छा 5 जून होगा, सॉरी 5 मार्च बना दिया, 5 जून याद कीजिएगा जी, सॉरी 5 जून को पर्यावरण दिवस, हम मेरे दिमाग से निकल गया, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। स्विट्जरलैंड में जो है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, बाकी ये तीनों में अप्रत्यक्ष, है ना, अप्रत्यक्ष,
सवाल पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन, किस देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है ना, और किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जैसे कि देखिए भारत में कोई भी कांड होता है जी तो क्या होता है, सुनवाई होता है, बहुत कुछ होता है ना, तो मतलब अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि इनडायरेक्ट रूप से होता है, लेकिन स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट होता है, कोई किसी भी चीज की सुनवाई फटाक से हो जाता है, तुरंत हो जाता है। ओके आगे बढ़ते हैं। कौन सी रबी फसल आ गया, रबी फसल खरीफ फसल, भाई साहब ये आपके एग्जाम के पेपर में गर्दा छुड़ाए हुए है, बहुत बार आया रबी और खरीफ, तो रबी को गेहूं जानो और खरीफ को चावल जानो। ओके जूट एक फसल है जिसको रेशेदार फसल के रूप में जाना जाता है, ये भी सवाल में भी पूछा जा सकता है, रेशेदार फसल। ओके बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन, सबसे बड़ा नगर तो भाई बिहार का पटना आ जाएगा, सबसे बड़ा नगर आ जाएगा बिहार का पटना। ओके आगे सवाल है, कुशेश्वर स्थान किस जिला में है, बिहार में बहुत अच्छा जगह है कुशेश्वर स्थान, किस जगह है, सचिन यादव वेरी गुड। क्लास कब तक होगा, अनलिमिटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाँ जी वेरी गुड। ओके चंदन कुमार, कुशेश्वर स्थान कहाँ, दरभंगा में, बहुत अच्छा जगह है कुशेश्वर स्थान जो है दरभंगा में है। ओके आगे सवाल है, हीराकुंड बांध कहाँ है भाई, हीराकुंड बांध आपको पता है उड़ीसा में, उड़ीसा में हीराकुंड बांध है जी, सवाल आ चुका है इसलिए सवाल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। सुंदरवन, देखो सवाल घुमा के देता ना, कभी कभी सुंदरवन बोलता कि सुंदरवन कहाँ है, तो सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है। ओके ऑप्शन नंबर बी। सवाल आ गया, अंकुरवाट का मंदिर कहाँ है, इससे 2-3 सवाल बनता है, अंकुरवाट का मंदिर कहाँ है, अंकुरवाट के मंदिर में किस मूर्ति, अंकुरवाट का मंदिर जो है मतलब किस मूर्ति का मंदिर, अंकुरवाट के मंदिर में किस मूर्ति, कौन सा मूर्ति है, किस मूर्ति की पूजा की जाती है, ऐसे भी आता है, उसके बनाने वाला का नाम कोई, 3 सवाल पूछता है। फिलहाल यहाँ पे अंकुरवाट का मंदिर का निर्माण एक कहाँ है, तो कंबोडिया में है ना, कंबोडिया में है। विष्णु भगवान का मंदिर यहाँ पे जी, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने इस मंदिर को निर्माण करवाया था। ओके स्वयं सेवक संघ बहुत इंपोर्टेंट, स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी, पूछा गया है 1925 में, है ना, किसके द्वारा, के बी हेडगेवार, है ना, के बी हेडगेवार के द्वारा जो है 1925 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की गई थी। ओके चलिए भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, देखिए सवाल आ गया, सवाल जैसे भी सवाल मतलब बहुमुखी से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। 12th क्लास की पढ़ाई 2023 के लिए आपको स्टार्ट हो जाएगा मार्च अप्रैल से। ओके डोंट वरी। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है भाई, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ओके मिश्रित। थैंक यू। लाइक पार हो गया 1000, अरे भाई साहब अब कौन कौन बच गया लाइक करने में, 1000 लाइक जस्ट पार होने वाला। थैंक यू मेरे प्यारे। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक को आया था, मतलब समझ रहे हैं, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जो एक जन आक्रोश, पूरा लोग आक्रोशित हो गए थे, मतलब गुस्सा हो गए थे, और जो है ना वो हुआ था क्या ना 1975 में आपातकाल लागू हुआ था, आपको पता है 1975 में आपातकाल लागू हुआ था, इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो मतलब बहुत ही ज्यादा क्राइसिस आ गया था भारत में, सारे लोग गुस्सा हो गए थे। लास्ट में 1977 में जो है जनता पार्टी को सभी लोग ने वोट देके जिता दिया जी, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की स्थापना भी हुई और उसको जिता भी दिया। मतलब सारे लोग आक्रोशित हो गए थे क्योंकि महंगाई ज्यादा बढ़ गया था, और क्या बोलते उसको, भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ गया था। छात्र आंदोलन भी उसी टाइम हुआ था, संपूर्ण क्रांति भी उसी दशक में हुआ था, है ना, जिसमें जानते जयप्रकाश नारायण ने बहुत अच्छा रोल निभाया था। राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले किस देश में पड़ी, आपको पता है, सबसे पहले राजनीतिक दल यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी है इसकी स्थापना अगर देखा जाए, फाउंडेशन जो है, तो ये भाई साहब ब्रिटेन का ही देन है ना, अंग्रेज लोग का ही देन है, आज हर जगह चल रहा है ये। ओके वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, देखो वैश्वीकरण, निजीकरण और क्या था एक उदारीकरण, ठीक है ना, तो ये 3 में से एक जो वैश्वीकरण है उसमें उस वैश्वीकरण का जो 5 अंग है, ठीक है ना, कितने अंग है, कहीं कहीं गाइड में आपको 4 मिलेगा, तो गाइड में भुलाइएगा मत, गाइड में बहुत सारा ऑप्शन का गलत आंसर दिया हुआ है, सो आपको किताब देखना है और यहां से कंसल्ट क्लियर करना है। ओके भूकंप संभावित क्षेत्रों की भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, बहुत बार सवाल आ चुका है, आयताकार, जहां पे भूकंप वाला एरिया है ना, जहां पे भूकंप बहुत आता है जी, वहां पर अगर आप आयताकार घर बनाते हो ना, तो आपका घर जो है ना संभल जाएगा अगर हल्का फल्का आया तो। ओके वेरी गुड। शंकर, साक्षी, सुमित, प्रिया, पूजा, शीतल, गुलशन, नरेंद्र, राहुल कुमार। ओके चले आगे बोलता है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था, पारित हुआ था का मतलब हो गया कि पारित हो गया था, है ना जी, लागू हो गया था। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में, लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज मांग की प्रस्ताव जो है पारित हुआ था। कहां, लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में। आप यहां पे देख सकते हैं कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था 1933 में, कराची अधिवेशन 1931 में, बेलगाम अधिवेशन, ये
अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट, में भी सवाल पूछा जा सकता है कि 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था, जिसमें मात्र एक ही कांग्रेस का अधिवेशन था, जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। ओके, महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। बेलगाम कर्नाटक में एक जगह है, गांव है। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? दशक से 2 सवाल आया है, एक भूमंडलीकरण, एक जन आक्रोश कब फैला था, है ना, 2 सवाल पूछता है। तो भूमंडलीकरण की शुरुआत जो है 1990 के दशक में हुई थी। ओके, डोंट कंफ्यूज। किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? एनसीईआरटी किताब में छपा हुआ सवाल मैं आपको दिखा रहा हूं, अक्सर सवाल एनसीईआरटी किताब में छपा हुआ है, और वो तो भाई सवाल जब छपा हुआ तो पूछा ही जाएगा। थैंक यू प्यारे, आप लोगों ने 1000 लाइक कंप्लीट कर दिया। ओ माय गॉड, तुम तो मेरा दिल आज गार्डन कर दिए हो यार, अब तो मेरा दिल तुम्हारे पे पूरा कुर्बान है। कौन सा लोकतंत्र का प्राण? राजनीतिक दल को, जो पॉलिटिकल पार्टी होता है ना, उसको लोकतंत्र का प्राण कहते हैं। मतलब ये हो गया उसकी जान है ये। अगर राजनीतिक दल नहीं रहेगा तो लोकतंत्र ही नहीं हो पाएगा, लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, इसलिए पॉलिटिकल पार्टी भी जरूरी है। रंपा विद्रोह, ये भी सवाल आया है 14-15 में शायद ये सवाल आया है। रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। ओके, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे जी। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, है ना, चंपारण सत्याग्रह। 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ था, आपको पता है। 1919 में तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, रॉलेट एक्ट हो गया था, बहुत कुछ यहाँ पे आगे है। कांवर झील किस जिला में है? ये शायद हमको कांवर झील जाने का बहुत मन कर रहा है, एग्जाम के बाद जाएंगे यहाँ पे, और ये है बेगूसराय में। बेगूसराय में कांवर झील है। ओके, बेगूसराय में कांवर झील। नेक्स्ट है वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट, वार एंड पीस, इसको हिंदी में कभी कभी पूछ सकता है। युद्ध और शांति, वार मतलब युद्ध, और एंड मतलब और, पीस मतलब शांति। सवाल कभी कभी हिंदी में पूछेगा, अगर हिंदी वाला सवाल समझ में नहीं आएगा तो बगल में इंग्लिश भी लिखा रहेगा, तो समझ जाएगा। वार एंड पीस के लेखक है टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय। कौन है? लियो टॉलस्टॉय। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनामी किस स्थान पे आता है? आपको पता है, सुनामी जो है समुद्र में आता है। फास्ट बढ़ते हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? बहुत खूब, आयुष अनाया। ओके जी, आदर्श कुमार, वेरी गुड। प्लीज संस्कृत, हाँ संस्कृत चलेगी, डोंट वरी। आज रात को संस्कृत और हिंदी चलेगी, ठीक है ना, गोधूली हिंदी और संस्कृत रात के 9 बजे। सो आना मत भूलेगा, डोंट फॉरगेट, जिनका संस्कृत है और जिनका गोधूली हिंदी है, रात के 9 बजे। ओके, भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत। कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत थे। आगे बढ़ते हैं। यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक, ये सवाल फिर आ गया जादूगढ़ में। चलिए साइंस का सवाल कब आएगा भाई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये भी सवाल पूछा जाएगा, और पूछा गया है AITUC। देखिए अच्छा, कभी कभी होता ही है ना कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये वाला पूरी बात नहीं लिखेगा और सिर्फ ये लिख देगा AITUC। तो आप जानिएगा ना AITUC क्या है। A फॉर अखिल, है ना, ऑल, या अखिल बोल सकते, अखिल मतलब ऑल ही होता है यार, हिंदी में अखिल बोलते हैं ना। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, आगे बढ़ते। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ये भी सवाल, मतलब ये सवाल तो एकदम वांटेड हो गया भाई साहब, है ना। हमारे चाचा जी जो है वो कहे थे देश के बांधों को भारत का मंदिर, बहुत ही वांटेड सवाल हो गया है। ओके, चलिए आगे सवाल देखते हैं यहाँ पे। ये तो यार आज तो गड़बड़ हो गया, बिहार का सुख 3 बार आ गया, आज तो मेरा मन उदास कर दिया ये सवाल आके। चलो, वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? यानी कि कॉमर्शियल बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था 1969 में। सवाल पूछा गया है बहुत बार। 1969 में वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और एक सवाल पूछा जा सकता है, RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में, है ना। तो इसमें RBI शामिल नहीं था, 14 बैंक का नेशनलाइज हुआ था। अच्छा, एक सवाल आता है कि भारत में अभी वर्तमान में कितने राष्ट्रीय बैंक हैं? कितने राष्ट्रीय बैंक है, सवाल पूछा जा सकता है। तो अगर ऑप्शन में अगर 12 दिया रहेगा तो 12 को टिक आउट करेंगे, लेकिन अगर ऑप्शन में 12 नहीं रहे, 19 रहे तो 19 को टिक आउट कीजिएगा, क्योंकि आपका पुराना किताब है तो ऑप्शन अब 19 दिया रहेगा और चारों ऑप्शन दिया रहेगा 19, 20, 25, तो लास्ट में भी कुछ दिया रहेगा तो 19 पे टिक आउट करना। लेकिन अगर 12 दिया रहे तो वर्तमान में अभी 12 केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है। ओके, ये राष्ट्रीय बैंक है। काली मृदा का दूसरा नाम बोलो, रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। वेरी गुड। आगे सवाल है, भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? बैंकों का बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सवाल बहुत बार पूछा गया यार, ये तो बैंकों का, सभी बैंकों का मतलब जितने सारे बैंक हैं उन सब का एक मतलब क्या बोलते हैं, लीडर बोलो, है ना। इन सारे बैंकों का खाता यहाँ खुलता है। हम लोग यहाँ पे खाता नहीं खोल सकते जाके, हम लोग यहाँ जाकर खाता खोलेंगे, यहाँ पे जाकर खोलेंगे और ये सब जाके यहाँ खोलेगा, है ना। यानी कि सभी बैंकों का कंट्रोल करता है RBI। पैसा यही छपता है ना जी, पूरा नोट यही छपता है भाई साहब। ओके,
स्पेलिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? ये देखिए एनसीईआरटी में हमारा आंसर दिया हुआ 1770 में, बाकी गूगल करो तो आपको 1764 ही मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी में देखा हूं किताब में 1770 में लिखा हुआ है स्पेलिंग जेनी का आविष्कार, है ना, 1764 में किया गया, 1770 में। चलो तुम लोग बताओ स्पेलिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर बताओ फास्ट में। हाँ जी, वेरी गुड, चांदनी गेमिंग, रुपेश, टुनटुन, इरफान, अबू समा, अरे वेरी गुड अनीस। आगे बढ़ते प्यारे, क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है। अगर क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? अलगाववाद। क्या होगा? अलगाववाद जो है, यानी कि क्षेत्र, अगर कोई बंदा, कोई एमएलए या एमएलसी हो, अगर क्षेत्र के अपने ही क्षेत्र के बारे में बात करती है, अपने ही क्षेत्र का विकास के बारे में बात करती है, इसका मतलब अलगाववाद पैदा कर रहा है। ओके, चलिए साइंस का सवाल आ गया। लो भाई, आपके सामने साइंस का सवाल आ चुका है, हाजिर हो गया है। हाँ वेरी गुड, चलिए साइंस स्टार्ट हो गया। हाँ 1935 तो मैंने बोला, क्या बोला? आरबीआई का स्थापना 1935 तो मैंने बोला, 36 नहीं 35, है ना जी। हाँ क्या होगा? जेम्स हरगिरी, वेरी गुड, जेम्स हरगिरी स्थापना आविष्कार क्या था? हाँ स्पेलिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हरगिरी ने किया था, वेरी गुड। आगे बताओ, कौन सा अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? अधातु पूछा गया, अधातु, और अधातु कौन है? ब्रोमीन अधातु है जो कमरे का ताप पर जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगर धातु के बारे में पूछा जाता तो क्या होता? मरकरी। आप लोग छोड़ के जाइएगा नहीं, क्योंकि आखिरी वाला 2 सवाल में पापा की परियों और मम्मी के लाडलों में होने वाला बड़ा सा कंपटीशन, तो देखना है कौन वहां पे छलांग लगाता है। एकदम ईमानदारी पूर्वक होगा, ओके, जिस तरह से होते आ रहा है। आपको लगता है कि मैं सर, आपको लगता है कि मैं पहले दिया कमेंट, लेकिन मेरे पास किसका पहले कमेंट आया, आपको चाहूं तो मैं स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा, ठीक है। हाइड्रोकार्बन सबसे पहले, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन है? कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? सबसे सरल यौगिक कौन है? मीथेन है, CH4, है ना। कौन है? CH4 है सबसे सरल हाइड्रोकार्बन। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? सवाल पूछा गया है, कभी ऑक्सीजन का, कभी हाइड्रोजन का, कभी नाइट्रोजन का। तो मैं बताता हूं, ऑक्सीजन के बारे में बोला जाएगा तो 2 आबंध होते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 2 आबंध होते हैं। अच्छा, एक बंधन किसमें होता है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में एक बंधन होता है। क्लोरीन, क्लोरीन में एक बंधन होता है। और त्रिबंध किसमें होता है जी? नाइट्रोजन। सवाल पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, कितने बॉन्ड होते हैं? तो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, है ना, त्रि। ये तीनों पॉइंट ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डियर, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, एल्केन का सूत्र बताइए फटाफट। चलो एल्केन, तो एल्केन क्या करना है? कार्बन के दुगुना से 2 ज्यादा हाइड्रोजन का परमाणु। देखिए कार्बन N है, इसके दुगुना किया 2 ज्यादा, तो यही आंसर हो जाएगा राइट। और ये जो देख रहे हैं ना, ये क्या है? एल्कीन है। क्या है? एल्कीन है। और कार्बन के दुगुना से 2 कम जो है ये एल्काइन है, एल्काइन। यही तीनों, अगर फार्मूला पूछेगा ना तो यही तीनों से फार्मूला पूछेगा, ज्यादा आपसे पूछेगा डीपली, इसलिए इसको दिमाग में रखिए। कौन सा उपधातु, उपधातु कौन है जिसमें धातु अधातु दोनों का जो है खूबी पाया जाए? उपधातु, तो देखिए यहाँ पे क्या है? जर्मेनियम, याद कर लीजिएगा, जर्मेनियम हो गया, सुबीडियम हो गया, है ना, गैलियम हो गया, ये सब क्या है? उपधातु का नाम है जी। ओके, सवाल गैलियम से पूछा भी गया, सुबेडियम से भी पूछा गया है। किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है? मुझे लगता है कि सोशल में बंदा बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहते हैं, साइंस में थोड़ा सा डल हो जाते हैं, और मैथ में तो मत पूछो यार, मैथ पूरा ठोस जाता है ना। मैं देखा हूं, मैंने देखा है, अभी जब मैथ की क्लास शुरू हो जाएगी तो देखिए कितने लोग पलायन हो जाएंगे यहाँ से। जो इसका यही तो इंडिकेशन है ना कि कितने लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसलिए मैं मैथ को लास्ट में रखा हूं। जो जिसके पास पेशेंस रहेगा। किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी? यानी कि देखो, आपको पता है ना, ये जो नाभिक होता है, नाभिक में इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमते रहता है, लेकिन अगर मान ली, देखिए ये मान ली कि नाभिक, ये पहला कोश है, दूसरा कोश है, तीसरा कोश है, चौथा कोश है। हम जानना चाहते हैं भाई चौथा कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2n का स्क्वायर। अब इसमें अगर हम बैठा ले 2n के यहाँ पे 4, तो 4 × 16, 16 दूना 32, तो मुझे पता चल गया कि चौथा कोश में 32 इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा, तीसरा कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो 2n स्क्वायर फॉर्मूला होता है 2 × 3 का स्क्वायर, तो 3 × 9 9 3 × 9 अनुदुना 18। देखिए, तो तीसरा कोश में 18 इलेक्ट्रॉन होता है, तो फॉर्मूला क्या हो गया? 2n का स्क्वायर। अब जितना कोश आपको देगा उतना इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, है ना जी, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? वेरी गुड, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आ गया कि ओजोन परत जो है, जो हानिकारक एक विकिरण है, एक रे है, जिसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट किरण, पारा बैगनी किरण। इस किरण को अगर डायरेक्ट किसी आदमी पर पड़ जाएगा तो चमड़ा, त्वचा कैंसर हो जाएगा, है ना, बहुत
खतरनाक बीमारियां हो जाती है। तो फिलहाल ये जो है ओजोन परत हम लोग को सुरक्षित करती है, लेकिन हम लोग ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहे कैसे? एसी यूज करके नुकसान पहुंचा रहे हैं, फ्रिज का यूज करके नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन हम इंसान कहां से मानेंगे यार, एसी तो यूज करना ही पड़ेगा, फ्रिज तो यूज करवे करेंगे, है ना, मानते ही कहां हम लोग हैं। चलिए कोशिश करेंगे ज्यादा ना हो यूज, है ना, कम से कम यूज हो। अच्छा, एक स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण जो अपना भोजन खुद बनाता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो उसको पर्णहरित भी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे गलती लिखा गया, क्लोरोफिल बोलते हैं, पर्णहरित को क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है ना। सूर्य का प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, यानी कि स्वपोषी पोषण के लिए सभी कुछ आवश्यक है ना। अच्छा, ये बंदा तो इसको डायरेक्ट याद कर लेता है, ऑप्शन रहे चाहे नहीं, सभी, इनमें से सभी, क्योंकि यार पता है कि ऑप्शन यही रहने करेगा, तो बंदा डायरेक्ट बोलता है इनमें से सभी, है ना जी। आगे बोलता है सामान्य अनुशीतलन दाब क्या होता है? देखिए, अनुशीतलन का इंग्लिश क्या होता है? डायस्टोलिक। तो मैंने आपको बताया था, ऐसे तो सामान्य जो ब्लड प्रेशर होता है 120/80 होता है, तो 100 ऊपर वाला को बोलते हैं डिस्टोलिक, सॉरी सिस्टोलिक बोलते हैं, सिस्टोलिक, ठीक है ना, और नीचे वाला को बोलते हैं डायस्टोलिक। ओके, डायस्टोलिक बोलते हैं। अब देखो, अगर हिंदी नहीं आवे ना समझ में तो इंग्लिश देख लीजिएगा। डायस्टोलिक किसको बोला गया? अनुशीतलन को। डायस्टोलिक कहाँ नीचे है, तो कितना होगा? 80 mm हो जाएगा ना, 80। और अगर बोलेगा सिस्टोलिक तो इसको परकुचन बोलते हैं, सिस्टोलिक को हिंदी में परकुचन बोला जाता है। ओके, वेरी गुड। आगे बोलते हैं रुधिर का कौन सा अवयव है जो रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो वो है प्लाज्मा, है ना जी, सॉरी प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स जो है ब्लड को रोकने में मदद करता है, यानी कि कहीं पे कट छट जाता है ना, तो ब्लड रुकता है कि नहीं रुकता है, तो उसको रोकने में मदद करता है प्लेटलेट से। अच्छा, सवाल आता है कि हमारे जो खून में, ब्लड में कितना प्रतिशत प्लाज्मा पाया जाता है? चलो, आपका यहाँ पे होमवर्क के लिए आंसर रहेगा। जो लोग लाइव के बाद वीडियो को वॉच कर रहे हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। एंड जो लाइव है प्यारे, जल्दी से फटाफट कमेंट करो लाइव में, प्लाज्मा कितना प्रतिशत ब्लड में पाया जाता है? कितना प्रतिशत ब्लड में पाया जाता है प्लाज्मा? कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु कौन? केचुआ, कुत्ता, बिल्ली। ये बहुत बार सवाल आ चुका है। केचुआ जो है उभयलिंगी जंतु है। वेरी गुड। प्लेटलेट्स, यस सर, यस सर। सूरज, क्या है? दुष्यंत देव, वेरी गुड। रवि, ओह सरकार रवि, बहुत दिन के बाद दिखाई दिया है तुम। जानू, अरे भाई साहब क्या बात है, नाम देखो, विक्रम, अरविंद, हाँ जी, बताओ। 55%, गजब गजब गजब, वेरी गुड। प्लाज्मा जो है ब्लड में 55% पाया जाता है, क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है एक लिंगी पुष्प कौन है? देखिए, आपसे सवाल में एक लिंगी और द्विलिंगी पूछा जा सकता है, इसलिए जब हम ऑप्शन वाला सवाल पढ़ते हैं ना, तो पूरा ऑप्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो एक लिंगी पुष्प किसको बोलते हैं? किसमें पाया जाता है? पपीता वाला पौधा जो होता है ना, पपीता का जो फूल होता है उसमें एक लिंगी पुष्प होता है। और गुलहड़ का फूल, सरसों का फूल और गुलाब का फूल, इसमें द्विलिंगी होता है। क्या होता है? द्विलिंगी। समझ आ रहा ना? द्विलिंगी पुष्प कौन कौन है? गुलहड़ है, सरसों है, गुलाब, एकदम याद कर लीजिएगा, गुलहड़, सरसों, गुलाब। और पपीता जो है एक लिंगी पुष्प। इसके अलावा और भी बहुत सारा है। जीवाणु जनित रोग नहीं है, कौन इनमें से है जो जीवाणु के द्वारा रोग नहीं फैलता है? अभी मैथ का भी सवाल आने वाला आपको, और आखिरी सवाल में बहुत ही बड़ा धमाल होने वाला। जो सही आंसर बताएगा मोटा मोटा उसका अक्षर नाम लिखेंगे स्क्रीन पर, और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना याददाश्त के लिए। जीवाणु जनित रोग कौन सा नहीं है? देखिए, मस्सा जो एक रोग है जो जीवाणु के द्वारा नहीं होता है। गोनोरियो और सिफिलिस ये जीवाणु से रोग होता है, ठीक है ना। अब मस्सा कैसा रोग होता है भाई? तो आप मस्सा को ना गूगल में सर्च कर लो मस्सा, तो आपको दिख जाएगा। चलिए, पापा आया, ओ भाई साहब, मतलब पपाया ना। चलो वेरी गुड। आगे बताओ, पादप हार्मोन कौन सा है? सवाल इंपॉर्टेंट है। पादप हार्मोन कौन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। तो देखिए, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है, जिब्रेलिन है पादप हार्मोन, जिब्रेलिन है, और क्या एथाइन है? ये भी सवाल आता है ना, एथाइन है, और क्या है? और ऑक्सिन है, ऑक्सिन है, ऑक्सिन जो है पादप हार्मोन है। एक और है साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और एथाइन हो गया। एक है एब्सिसिक अम्ल है ना, एब्सिसिक अम्ल। ये 5 पादप हार्मोन आपकी किताब में दिया हुआ है। मेरू रज्जु कहाँ से निकलता है? बताओ भाई, मेरू रज्जु कहाँ से निकलता है? तो निकलता है मेडुला से। मेडुला से जो है मेरू रज्जु निकलता है जी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा है? यानी कि पौधों की वृद्धि में हेल्प करने वाला कौन सा हार्मोन है? जैसे हमारे बॉडी में हर हार्मोन का अलग अलग काम है ना जी, अलग अलग प्रकार का काम है हमारे बॉडी में, मानव के बॉडी में। तो उसी तरीके से पादप में जो हार्मोन पाया था उन सभी हार्मोन का अलग अलग काम है। अब ऑप्शन देखिएगा तो आप हंसिएगा।
एड्रीनलिन तो खैर पौधा में पाया ही नहीं जाता है, इंसुलिन तो पौधा में पाया ही नहीं जाता है, थायरॉक्सिन पौधा में पाया नहीं जाता है। तो क्या पाया था? जिब्रेलिन। अगर यहाँ पे ऑप्शन दे जाता, साइटोकाइनिन पूछता है ना, एथाइन पूछ देता तो कुछ बात बनती। तो खैर जिब्रेलिन है, जो कि वृद्धि हार्मोन में, वृद्धि हार्मोन इसको बोला जाता है। कौन बौने पौधे को दर्शाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया था। बौने पौधे को कौन दर्शाता है? स्मॉल टी। सवाल पूछा गया है, स्मॉल टी दोनों। आगे है कौन पर्यावरण अनुकूल नहीं है, माने कि पर्यावरण के लिए मतलब अच्छा नहीं है। तो देखिए पैदल चलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, पर्यावरण को एकदम बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। साइकिल से चलिएगा एकदम कोई दिक्कत नहीं, फ्री। लेकिन मोटरसाइकिल चलाएगा तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, धुआं निकलेगा, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगा, तो ये पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। आगे सवाल है जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। सवाल आ चुका है, जितना मैं सारा पढ़ा चुका हूं। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है? वन। यानी कि इसका मतलब ये होता है बायोडाइवर्सिटी। इसका मतलब यूँ समझो कि वन के जंगल में बहुत अनेक प्रकार के आपको जीव जंतु देखने को मिलेगा, उसी को बोला गया जैव विविधता। अनेक प्रकार के पेड़ मिलेंगे, अनेक प्रकार के जीव जंतु मिलेंगे, है ना, सब मतलब मानव को छोड़ के बाकी सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। ओके, तो वन बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। सुरंगम, ये शायद ये सवाल इंपॉर्टेंट है। सुरंगम आपसे सवाल पूछा जाता है, और एक नहर पूछा जाता है, नहर वगैरह, है ना। तो सुरंगम कहाँ है भाई? सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो केरल, याद कर लीजिएगा केरल। कर्नाटक में कट्टा नाम के एक है, कट्टा नाम का। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में कुंभ का कुल्ह नाम का, कुल्ह। तमिलनाडु के खैर मुझे याद नहीं आ रहा, तो केरल हो जाएगा। अच्छा, बिहार से पूछता है कि बिहार में जो जल संग्रहण व्यवस्था है उसको क्या बोलते हैं? आपको पता है बिहार में क्या बोलते हैं उसको? पोखर आहार बोलते हैं ना, आहार बोलते हैं या पाइन बोलते हैं। तो ये सब पाइन आहार क्या होता है? पानी जमा करने के संग्रह व्यवस्था है। हाँ, चलिए आगे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है भाई साहब? ये भी सवाल आएगा और आ चुका है। अगर फर्स्ट सिटिंग में प्रकाश का परावर्तन आएगा तो याद कीजिएगा सेकंड सिटिंग में प्रकाश का अपवर्तन, एकदम कंफर्म प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों के दो नियम है, दोनों भाई है, दो नियम। ओके, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? sin i बटे sin r। ये सब सवाल तो रटा हुआ है, sin i बटे sin r। इसको स्नेल का नियम कहते हैं। सवाल पूछा जा सकता है कि स्नेल का नियम किसको कहते हैं? sin i बटे sin r। वेरी गुड। चलिए, सोनू, मुरारी, जमीला लाइक वैक कर दियो। और 1.4 के बच्चा है, 1.4 के लायक हो गया। क्या बात है, इतिहास रच दिए तुम लोगों ने आज। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? बहुत बार आ चुका है। तो दाढ़ी बनाने में या तो डॉक्टर लोग यूज कौन सा दर्पण करता है दांत को देखने में? तो अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, कन्वर्जिंग, है ना जी, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं अवतल दर्पण को। तो इस तरह से उत्तल दर्पण को क्या बोलेंगे? अपसारी दर्पण कहते हैं, है ना। डायवर्जिंग मिरर बोलते हैं, डायवर्जिंग। ओके, चलिए जी आगे सवाल है। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पे बनता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो हमारे आंखों पे जो फोटो बनता है ना, जो हम आपके कमेंट देख रहे हैं, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपका जो आपकी आंख पे जो फोटो बन रहा, कहाँ पे बन रहा भाई? रेटिना पे बन रहा है ना, रेटिना। अब कितना देर बनता है? ये सवाल आया है, कितना देर बनता है, कितना देर अस्थायी रह सकता है? यानी कि एक पिक्चर आपने देखा है तो उसका कितना जो अंश जो है ना, कितना देर तक कायम रहता है? 1/16 सेकेंड। ओके, 1/16 सेकेंड। चलिए, आयरिस का काम मैंने बताया था, पुतली को कंट्रोल करना, पुतली को कंट्रोल करना। और ये क्या है? इसका रंग बदलना, रंग भी बदलता है ना जी आयरिस का, कि किसी का आंख भूरा होता है, काला होता है आयरिस के कारण। कॉर्निया को दान किया जाता है ना। और ये पुतली जो है प्रकाश की लाइट को कंट्रोल करता है, प्रकाश की लाइट को कंट्रोल करता है। बंदा कंफ्यूजन बहुत होता है आयरिस और पुतली में, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना, मैं बता दे रहा हूँ। निकट दृष्टि दोष लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसको मायोपिया हो जाता है। मायोपिया मतलब नजदीक का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। इसका मतलब होता है मायोपिया, ओके, मतलब नजदीक का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। अब दूर का नहीं दिखेगा तो उसके लिए अवतल लेंस की आवश्यकता पड़ती है ना। अगर किसी को दूर का दिखता है और नजदीक का नहीं दिखता है तो उसका फिर वही हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष हो जाएगा, तो वो उत्तल लेंस यूज करेगा, है ना जी। आगे है विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है? बल्ब, अरे भाई साहब विद्युत बल्ब, ये वाला बल्ब नहीं जो हम लोग यूज कर रहे हैं, वो
हाँ मैथ भी आएगा, डोंट वरी यार, आज संडे है तो मजे लो। अब देखो तुम लोग ये मत सोचो यार एकदम तुरंत तुरंत सवाल खत्म हो जाए, तुमको थोड़ा पेशेंस रखना है। अगर आपको लगता है कि मैं आपको थोड़ा सा टाइम किल कर रहा हूं तो वीडियो चालू कर लीजिए बगल में, और मेरी आवाज़ तो सुनिए, कमेंट नहीं कर सकते, मेरी आवाज़ सुनिए, रिवीजन होगा आपको, फ्री में रिवीजन होगा, मेरी आवाज़ सुनिए, अपना आप मैथ भी रिवीजन कर सकते हो। तो एक पंथ दो काम हो जाएगा। विद्युत जो बल्ब बना होता है ना, आपको पता कांच का बना होता है ना जी, प्लास्टिक वाला मत समझिएगा, वो वाला। आगे है विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा बोलो, शक्ति का, पावर का, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पावर ऑफ यूनिट, तो क्या होगा, वाट होता है। और शक्ति का फॉर्मूला भी आपसे पूछा जाता है जी, है ना, पावर का फॉर्मूला VI, एक तो ये फॉर्मूला हो गया, V के जगह पे हम IR पुट कर देंगे और ये I हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, IR², एक ये फॉर्मूला हो जाएगा शक्ति का। अगर मैं I की जगह पे V/R पुट कर दूं तो V²/I एक ही, तो ये चारों फॉर्मूला शक्ति का है भाई। ओके, टेंशन मत लीजिएगा, शक्ति का चारों फॉर्मूला। न्यूटन तो आपको पता है बल का मात्रक है, वोल्ट जो है विभवांतर का मात्रक है ना जी, वोल्ट विभवांतर का मात्रक है, जूल जो है ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनित्र परिवर्तित करता है, जनित्र पूछ ले या तो डायनमो पूछ ले, दोनों सेम है, ठीक है ना, क्योंकि जनित्र में ही डायनमो यूज करते हैं। तो जनित्र क्या परिवर्तित करता है, देखते हैं जनित्र, जनरेटर को देखते हैं क्या करते हैं। जनरेटर को पहले आदमी क्या करता है, एक मतलब हैंडल से उसको हिलाता है कस के, ना, तो यानी कि यांत्रिक ऊर्जा उसको देता है, तब जाके विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और एक आता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कौन, मोटर। सवाल इंपॉर्टेंट है, मोटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा, और डायनमो या जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। हाँ जी, ओके, आगे बढ़ते हैं। विद्युत फ्यूज, विद्युत जो फ्यूज होता है ना, वो किस विद्युत धारा के किस प्रभाव पे काम करता है, तो आपको पता उष्मीय प्रभाव पे, है ना, थर्मल क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, उष्मीय प्रभाव पे काम करता है। मुन्नी कुमारी वेरी गुड, सुहेल PC गेमिंग स्टार, पंडित आदित्य क्या बात है, वेरी गुड। चलिए सभी लोग आंसर दीजिए। आगे है क्या, लघु पथन, जो शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उस समय परिपथ में विद्युत धारा का वैल्यू क्या होता है, मान जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए देखते हैं ना बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां में आग लग जाती है ना, है ना, आग लग जाती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री में आग लग जाती है। ओके, चलिए आगे सवाल यहाँ पे देखें। ओके, देखिए आगे सवाल क्या बोलता है, सवाल यहाँ पे अम्ल का pH मान कितना होता है, अम्ल या क्षार का pH मान सवाल आपसे पूछा जाता है। हाँ ठीक है, हाँ ओके, राहुल भाई तुम पीछे आ रहे हो क्या, मैंने सुधार दिया उसको, 5 जून। चलिए अम्ल का pH मान क्या होता है, 7 से कम होता है, 7 से कम अम्ल होगा, सवाल आया है बहुत बार, इसलिए टेंशन नहीं लेना, सवाल आया है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, 7 से अधिक जो है क्षार का pH मान होता है, 7 के बराबर जो उदासीन। तो ये तीनों में से कहीं से भी सवाल छप सकता है आपके पेपर में। बहुत से बंदे पूछते सर जो आप पढ़ा रहे क्या वो आएगा, मतलब मैं अपने घर से तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये भाई साहब आपका सिलेबस का है, तो सिलेबस में सवाल पूछा गया है, तो बस पढ़ने में क्या दिक्कत है। उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है, 7 के बराबर, सॉरी ऑप्शन ए 7 के बराबर होता है ना उदासीन विलयन का pH मान। आगे है कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती, लो भाई साहब, द्रव अवस्था में पाई जाती धातु, तो मरकरी हो जाएगा, मरकरी जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है ना जी। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल यहाँ पे क्या है, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। चलो आप यहाँ पे फिर से आपको मिलेगा होमवर्क, जो लाइव के बाद वीडियो को वॉच कर रहे हो वो होमवर्क नीचे कमेंट करेंगे, बाकी लाइव वाले लाइव में। किस धातु को चाकू से सरलता पूर्वक काटा जा सकता है, कौन होगा, सोडियम। अब 2 और धातु का नाम बताओ, मैंने इसका ट्रिक बताया था आपको, यानी कि सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अब बताइए 2 और धातु का नाम बताइए जिसको आसानी से चाकू से काट सकते हैं, सोडियम के अलावा 2 और, इसका मैंने ट्रिक बताया था, ट्रिक याद है, ट्रिक बता दो। देखो ये सवाल रिपीट हो गया, ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं, तो मैंने बता दिया ना, ऑक्सीजन के परमाणु के बीच जो है 2 आबंध होते हैं ना जी। हाँ देखिए सोडियम और कौन कौन है, अरे भाई साहब मैंने आपको इसका ट्रिक बताया था, NaKNaKLi नकली, Na से हो गया सोडियम, K से हो गया पोटेशियम, है ना पोटेशियम, और ली से हो गया लिथियम। ये तीनों जो है तीनों धातु को चाकू से हम काट सकते हैं। नकली याद कर लो, नकली मैंने सबको बताया था, नकली। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं जी। नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं, चल तुम लोग बताओ फटाफट। मेरे सामने क्या बोलते हैं इसको, पपीता रखा हुआ है, एक लिंगी पुष्प का फल रखा हुआ है मेरे पास, पपीता।
बस आपको पढ़ाने के बाद खाएंगे। वेरी गुड। मुसाफिर रात के 9 बजे संस्कृत और गोधूली हिंदी, जरूर आइएगा। नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच 3 आबंध होते हैं, कैसे बनाते हैं इसका फिगर, इस तरह से, है ना, इस तरह से बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज का सूत्र बताओ, फास्ट है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र, हाँ, 500 होने में कितना बाकी है? चलो मैं बताता हूँ 500 होने में कितना बाकी है। ओके, बंद कर दो यार उसको। 500 होने में मैं बता रहा हूँ कितना बाकी है। जल्दी जल्दी हो जाओ भाई, जल्दी से। आज रात में मेरे ख्याल से कंप्लीट हो जाएगा, उम्मीद है आप लोग। 662 हो चुका है, तो मतलब 300 करीब बाकी है, मानिए तो 300 करीब। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6, है ना जी, ऑप्शन नंबर बी। ये जो देख रहे हैं ना ऑप्शन ए, ये क्या है? एथेनॉल, एथेनॉल का सूत्र है ना। और ये जो देख रहे हैं ये बेंजीन का सूत्र है, बेंजीन का सूत्र है। वेरी गुड। तो इस तरह से आप सूत्र भी याद कीजिए, बेंजीन से भी सूत्र पूछा जा सकता है। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, पूछा जा सकता है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इसमें से कौन है, तो याद कीजिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन है? बेंजीन है। इसका ऐसे फिगर बनता है जी, है ना जी, ऐसे फिगर बनता है, देखिए ऐसे, कार्बन 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 कार्बन, सब में हाइड्रोजन जोड़ देंगे एक, ये बेंजीन का, ठीक है। अरे यार ये क्या हो गया? ये तो खैर चलो फिर तुम्हारे हाथ में आ गया। बेंजीन का सूत्र क्या आ गया? ये सवाल ऑप्शन नंबर 6 है ना। ओके चलिए, ये देखिए क्या CH4 क्या है? मीथेन है ना, ये मीथेन का सूत्र है। ये किसका सूत्र है? देखिए कार्बन के दुगना से 2 कम है कि नहीं? देखिए कार्बन के दुगना से 2 कम है कि नहीं? CH2 कार्बन के दुगना से 2 कम। देखिए कार्बन 2 है, 2 दूना 4, 2 कम, तो क्या हो गया? ये हो गया इथाइन, हो गया इथाइन। और ये क्या है? कार्बन के देखिए दुगना है, तो क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा, सॉरी एथीन हो जाएगा, एथीन। कार्बन के दुगना रहे तो एथीन हो जाएगा। ओके आगे बढ़ते। आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या कितनी है? 36 कतार और समूह, इससे सवाल पूछा गया है प्यारे, है ना, कि 36 कतारों की संख्या कितनी है, समूहों की संख्या कितनी है। तो एकदम मिस्टेक मत कीजिएगा, सवाल छपने वाला आपके पेपर में 36 कतार बोलते हैं ऐसे जो रहता है 7 गो, है ना, सुने, गिने गिन लीजिएगा केमिस्ट्री किताब में 7 गो रहता है। इसको आवर्त बोला जाता है, आवर्त, तो 7 आवर्त है। और अगर ऐसे जो रहता है ना, ऐसे उसको बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। ओके अरे भाई लैब है, 1500 बच्चे हैं और 1600 लाइक हो गया आज, तो खैर रिकॉर्ड ही पार हो गया। चलिए तो बोला जाएगा अगर समूह कितने हैं, अगर आवर्त सारणी में समूह कितने, तो 18 समूह है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया? जल्दी से फटाफट बताओ, होमवर्क लाइव के दौरान आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया जी? आगे बढ़ते। हीलियम कैसा तत्व है? बताओ हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम जो है अक्रिय तत्व है, यानी कि किसी से क्रिया नहीं करता। हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, जेनॉन हो गया, क्रिप्टन हो गया, रेडॉन हो गया और आर्गन, ये वर्ग 18 में पाया जाता है। ये सब के सब निष्क्रिय गैस है, अक्रिय गैस है। ओके याद कर लीजिएगा प्यारे। वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? देखिए वृक्क के बारे में बोला जाएगा ना, यानी कि किडनी की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं क्या? क्या बोलेंगे उसको? नेफ्रॉन बोलेंगे जी। नेफ्रॉन तो ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ यार, है ना, नेफ्रॉन बोलेंगे, नेफ्रॉन। ओके यहां पे तो नेफ्रेडिया दिया हुआ है, NEF। ओके वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या बोलेंगे? नेफ्रॉन। ओके नेफ्रॉन हो जाएगा आंसर। चलिए रिकॉर्ड टूटेगा क्या आज? अरे भाई साहब बिल्कुल रिकॉर्ड, आज लगा 2000 लाइक पार हो जाएगा क्या? नेफ्रॉन, देखो इसका आंसर देखो तुम लोग। हाँ वेरी गुड सबका। मोस्ले, अरे न्यूरॉन किसको बोलते हैं? न्यूरॉन पता है किसको बोलते हैं? न्यूरॉन जब पूछा जाएगा ना, तो तंत्रिकी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को, तंत्रिकी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहेंगे। और वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कह देंगे, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, ठीक है ना, ऑप्शन नहीं दिया हुआ, नेफ्रॉन करेंगे। ओके हाँ जी, ऑप्शन इज रॉन्ग। वेरी गुड। मोस्ले ने आधुनिक आवर्त सारणी दिया था। वेरी गुड। देखिए कौन सा पौधा उत्सर्जित पदार्थ है? इनमें से कौन पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है? देखिए जी पौधे का उत्सर्जित पदार्थ कौन है? तो रेजिन, गोंद, टैनी, ये सब के सब जो है पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है। गोंद जो है बबूल के पौधे से प्राप्त होता है। रेजिन से बहुत बार सवाल 1-2 बार पूछा है। रेजिन जो है क्या बोलते हैं? चीड़ के पौधा होता है, चीड़, उससे प्राप्त करते हैं। रेजिन किसे प्राप्त कर? चीड़ के पौधा से, है ना जी। ओके हाँ जी, चीड़ के पौधे से प्राप्त करते हैं रेजिन। ओके चीड़ के पौधे से रेजिन प्राप्त किया जाता है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं।
अच्छा ये आई आर स्क्वायर मैंने कर दिया, सॉरी यार, आई स्क्वायर आर होगा, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया लिखने में, आई स्क्वायर आर करेंगे। ओके चलो आगे सवाल, मैथ का सवाल आ गया क्या? बहुत जल्दी मैथ का सवाल आने वाला है, तो जल्दी से फटाफट करते हैं। ये देखो एंड्रोजन क्या है, देखो सवाल आता है एंड्रोजन क्या है, एस्ट्रोजन क्या है। तो एंड्रोजन जो है वो नर में पाया जाने वाला हार्मोन है, और मादा में स्त्रीलिंग हार्मोन जो है वो एस्ट्रोजन है। क्या है? एस्ट्रोजन। ओके एस्ट्रोजन हार्मोन है, रिलैक्सिन हार्मोन है, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन है, और नर में तो आपको पता है एंड्रोजन हो गया, टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन पाया जाता है। ये सब आता है सवाल में जी। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली, ये सवाल तो कचाहीन कर दिया, मतलब जैसे बरसात में कैसे गली कचाहीन होता है ना, एकदम ये सवाल कचाहीन हो गया, मतलब बहुत बार सवाल पूछा गया ये, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन देखिए आप जानना है, ऑक्सीजन पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन है ना जी। पादप हार्मोन इसको बोलते हैं क्या? पादप हार्मोन, लेकिन यहाँ पे हार्मोन दिया तो हम करेंगे क्या? हार्मोन करेंगे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्वाइटर अथवा घेंगा रोग किसमें कब होगा? चीनी की कमी से? नहीं भाई साहब, चीनी की कमी से तो नहीं होगा, आयोडीन की कमी से हो जाएगा। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर या घेंगा रोग हो जाएगा। चीनी ज्यादा खाओगे तो इंसुलिन की प्रॉब्लम, डायबिटीज हो जाएगा। और रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, चिड़चिड़ाहटपन, है ना। जो चिड़चिड़ाता ज्यादा समझ लीजिए उसमें रक्त की कमी है, खून की कमी है। आगे शुक्राणु कहाँ बनता है? सवाल इंपॉर्टेंट है, तो विरसन में बनता है। शुक्राणु जो है ये नर में पाया जाने वाला हार्मोन है, ठीक है ना, ग्रंथि बोल सकते हैं इसको, निकलता है जो। तो शुक्राणु कहाँ बनता है? विरसन में पाया जाता है। और एक आता है अंडाणु, है ना। अंडाणु कहाँ बनता है? तो ये महिलाओं में गर्भाशय में, अंडाशय में, सॉरी गर्भाशय नहीं, अंडाशय में, अंडाशय में अंडाणु बनता है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? आप देख रहे हैं ना, पुष्पी पौधों में भी लैंगिक जनन होता है जी, है ना। तो अगर पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है तो मनुष्य में होता है लैंगिक जनन, जीव जंतु में लैंगिक जनन होता है, लेकिन पुष्पी पौधा में भी लैंगिक जनन होता है फूलों के द्वारा। किसके द्वारा? फूल के द्वारा होता है। ओके ऑप्शन सी। आगे है, ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी सवाल पूरा पूछा गया, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये किताब किसके द्वारा लिखा गया? जो पहली बार यहां पर पधार रहे हो उन सभी को फिर से मेरे तरफ से दिल खोल के वेलकम, स्वागत, खैर मकदम। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपके लिए हमेशा एकदम दिन रात एक कर रहे हैं जी, है ना। तो देखो किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने किया था ना जी। चार्ल्स डार्विन ने एक किताब का लिखा था। वाइसमैन के बारे में आता है कि एक चूहे की पूंछ पर जो है 21 पीढ़ी तक, इसका 21 पीढ़ी जो है चूहे की पूंछ पर जो है परीक्षण किया गया था। परीक्षण, टेलीग्राम का लिंक मैं डाल दूंगा, वहां पे जुड़ जाएगा। अच्छा बताओ, डेंगू मच्छर जो है किस तरह के जल में पनपते हैं? मतलब समझ रहे हैं, डेंगू मच्छर से बीमारी फैलता है ना, मलेरिया वगैरह भी होता है। तो किस तरह के जल में रहते हैं? तो खारा जल में नहीं मिलेगा आपको, साफ जल में मिलेगा। साफ जल, साफ जल बोले तो जैसे गड्ढा है ना, और गड्ढा में पानी जमा हुआ है। जैसे मान लीजिए टंकी है, टंकी में टंकी पानी फुल है और घर में कोई नहीं रह रहा, तो पानी जम गया, पानी तो साफ है ना। टंकी में पानी बहुत दिन से जमा हुआ है, तब वहां पे डेंगू मच्छर पैदा हो जाएगा। तो गंदा जल में नहीं बल्कि साफ जल में होगा पैदा। ओके चलिए जी आगे बढ़ते हैं जी। ये आ गया मैथ का सवाल। अब आप तो छक्का छुड़ाने वाले हो प्यारे, मुझे पानी पिला दो यार। ओके 1 घंटा हो गया है, थैंक यू। तो तुम लोगों ने तो आज रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है, शायद सबका रिकॉर्ड आज टूट चुका है। बताओ यहाँ पे देखो, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सवाल ध्यान, मैथ वाला सवाल बहुत ध्यान से, क्योंकि बच्चे मैथ में बहुत ही पीछे चल जाते हैं। अभी से पता भी चलेगा, है ना। कॉसेक 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? सेक थीटा। ओके और साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। अब तुमने पढ़ा है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 1 हो गया हमारा आंसर ए। कितना नॉर्मल सा सवाल, छापेगा। चलो बताओ ये सवाल को कैसे बनाएंगे? तो देखिए ये दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, है ना, किसी एक को संपूरक बनाएंगे जी। तो देखिए tan 65 को मैं ऐसे लिखूंगा tan 90 माइनस 25, क्योंकि 90 में से 25 को माइनस करेंगे तो 65 आ जाएगा। और नीचे cot 25 ऐसे रहने देना है, किसी एक को, चाहे नीचे चेंज करो चाहे ऊपर चेंज करो। तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cot थीटा। थीटा यहाँ पे कितना? 25 है, ये थीटा है ना। और यहाँ भी cot थीटा, तो कट करके क्या हो गया? ये भी आ गया 1 ही आ रहा आंसर। ओके चलो अब बताओ,
यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप दिया हो 72 सेंटीमीटर तो इसकी त्रिज्या क्या होगा। तो अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला जानना पड़ेगा, है ना। क्या होगा, r इंटू पाई प्लस 2, यही होता ना। अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, r इंटू पाई प्लस 2, और इतना बराबर दिया हो 72। अब r का वैल्यू ज्ञात करना हमको, तो पाई का वैल्यू रख लो 22/7 और 2, यहाँ पे हो गया 72। आखिरी सवाल में याद दिलाना, आखिरी सवाल कितना नंबर है यार, मुझे तो खुद याद नहीं है। अच्छा मैं देख लूंगा चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको क्या करेंगे, इसको मैं एक भिन्न का जोड़ कर लूंगा, तो 22 + 14 बराबर 72। तो देखिए यहाँ पे r इंटू 36 हो जाएगा, और यहाँ पे 72। देखिए 36 दूना 72 काट देंगे, r बराबर 2 × 7 कितना आ गया 14। ये भी ऑप्शन ए में आ गया भाई साहब, ये भी ऑप्शन ए में है। वेरी गुड। चलिए बताओ, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, किसी त्रिभुज का 2 शीर्ष दिया हुआ है। देखिए एक त्रिभुज है, ठीक है ना, और इसके 2 शीर्ष, ए वाला और बी वाला और सी वाला। ए का वैल्यू मान लेते हैं 2 3 यहाँ पे दे दिया है, बी वाला इसको मान लेते हैं 1 और -3 दे दिया है, सी का नहीं पता लेकिन केंद्रक का दे रहा है, यानी कि जो बीच में है ना इसका निर्देशांक दे रहा कितना 3 और 0 दे रहा, और इसको नहीं पता, इसको मान लेते हैं कि ये मान लो कि x1 y1, ये x2 y2, ये वाला x3 और y3, और ये क्या है x और y है। तो मुझे केंद्रक का नियामक कैसे निकालते हैं, केंद्रक का, त्रिभुज के केंद्रक का नियामक का फॉर्मूला बहुत आसान है प्यारे। केंद्रक का नियामक का फॉर्मूला x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। अब इतना बराबर देखो 3 दे दिया है ना जी, ये x के जगह पे है, और ये 0 जो है इसके बराबर है। तो किसी एक को बना के देखते हैं, पहले इसको बनाते हैं। तो x1 कितना है, देखिए 2 है, और x2 कितना है 1 दिया हुआ है, और x3 नहीं पता है मुझे, तो x3 निकालना है ना। और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके, ये किसके बराबर है, ये वाला जो वैल्यू है वो 3 के बराबर है ना, तो 3 में लिख देगा। अब देखो 2 1 3 हो जाएगा, 3 + x3 बराबर 3 3 9, तो x3 बराबर 9 - 3 बोले तो 6 ऑप्शन देखो ऑप्शन सी में दिख रहा, तो ऑप्शन सी में दिख रहा हम डायरेक्ट लगा लेंगे, और किसी में तो सी में, किसी में तो 6 दिखने रहा है ना। x का वैल्यू आ गया कितना, x3 का वैल्यू 6 आ गया, तो हम ऑप्शन से निशान लगा रहे, क्योंकि 6 तो इसी ऑप्शन में दिख ही रहा और किसी में नहीं दिख रहा। ओहो बैटरी डाउन हो गया, सब्र करो थोड़ा सा, मोबाइल को बोलो सब्र करने के लिए। ये सवाल पेपर में छपने वाला है, 2-3 सवाल ऐसा कि अगर समीकरण का अनंत हल हो, अनंत हल होने का मतलब कि a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 बराबर c1/c2, यानी कि हमेशा बराबर होगा। तो इसका आलेख कैसा बनेगा, समपाती, एक ही लाइन पर दूसरा लाइन, इसको बोलते हैं समपाती। ओके, ऑप्शन नंबर सी। अगर a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 का, तो इसका ग्राफ बनेगा प्रतिच्छेदी, और इसको बोलते हैं यही तो है प्रतिच्छेदी, है ना। और अगर आपका ग्राफ अगर बनेगा a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 का, लेकिन c1/c2 में धोखा दे दिया, तो इसको बोलेंगे समांतर रेखा, इसमें कोई हल नहीं होगा जी, है ना जी। ये हलों की संख्या भी ज्ञात करता है, इससे तो सवाल एकदम पक्का छपने वाला 2-3 सवाल। आगे बताते हैं, शून्यंक बताइए इसका, 0 निकालना है, 0 निकालना है। ओके, शून्यंक कैसे निकालेंगे, गुणनखंड कर लो, x² + 3x + 2, गुणनखंड करने तो सबको आता है जी, है ना, 7वां 8वां पढ़ते आ रहे गुणनखंड करने के लिए। वेरी गुड, सबका आंसर राइट। हाँ, किसी का गड़बड़ हो रहा तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को, कमेंट पे ध्यान मत दीजिएगा जाते। देखिए घसक गया ना बच्चे लोग, घसक रहा, मुझे पता है मैथ से एलर्जी हो रहा है भाई साहब, लेकिन मैथ से कहाँ भागोगे, एग्जाम में तो देना पड़ेगा, है ना जी। चलिए बैटरी लो, चार्ज लगा लो यार, तुम कान में थोड़ी मत लगाओ, चार्ज लगा लो। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, 2 एकम 2, तो 2x + x के रूप में तोड़ सकते हैं, है ना। तो देखो इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो x + 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 x + 2 हो जाएगा। ओके, तो x + 2 और क्या हो जाएगा x + 1। अब हमको शून्यंक निकालने बोल रहा, मतलब x + 2 = 0, x बराबर -2। फिर क्या करेंगे, x + 1 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1। तो देखिए x का वैल्यू -2 और x का वैल्यू -1, यानी कि दो शून्यंक आ गया, दोनों एक माइनस में, एक मतलब एक a जो है माइनस में है और 1 माइनस में, 2 भी माइनस में। ओके,
चलिए, हाँ ये सवाल बड़ा ही गजब का है। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई दे दिया है और इसकी भुजक लंबाई पूछता है। देखिए समचतुर्भुज होता है क्या, समचतुर्भुज क्या होता है, ऐसे देखिए ये है समचतुर्भुज, है ना जी। समचतुर्भुज के आमने सामने की भुजा समान होता है। मैं मानता हूं ए बी सी डी। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए, मेरे आंसर देने से पहले आप लोग का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, सबका राइट आंसर है। मैथ में ही तो कमाल दिखाना प्यारे, बाकी साइंस सोशल सब तो रट्टा मार लिया है, मैथ में कहाँ जाओगे, फंसने वाले हो। इसलिए क्लास को रिवीजन करो। ये विकर्ण में दे दिया यहाँ पे ऐसे, और ये विकर्ण है ना, बोल रहा है विकर्ण 30 और 40 है। तो देखो आपको पता होता है कि समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर भाग में काट देता है, काटता है, और 90 डिग्री का कोण भी बनाता है। इधर भी बनाएगा, इधर भी बनाएगा, इधर भी, सब तरफ 90 डिग्री कोण। तो 130 140 है। अगर ये बराबर में खींच लूँ तो 15-15 में बढ़ जाएगा। अगर बराबर काटता है, समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर भाग में काट देता है, तो 15-15 में बढ़ जाएगा, और इधर 20-20 में बढ़ जाएगा। तो बोलो भाई देखो ये और ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है ना, 90 डिग्री का कोण बनता है हर जगह। जब 90 डिग्री का कोण बन गया तो इसके जस्ट सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। और कर्ण कैसे निकालते हैं, 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। चलिए 20 का स्क्वायर 400, 15 का स्क्वायर 225, कितना आ गया 625, और ये किसका है 625 जो है 25 का वर्गमूल है। कितना आसान है। तो ये आपको बनाना है, यही तो आपको बनाना है जी, यही है समचतुर्भुज का। अगर आपसे पूछ लेगा कि लंबाई निकाले तो कितना आसान से बनाइएगा इस स्टेप से। चलो बताओ, अगर ये एपी में है, क्या एपी में है, देखते हैं। एपी में है फिलहाल यहाँ पे बोला, अगर ये एपी में है तो पी का मान निकालो। यानी कि मैं तो इतना समझ रहा हूं कि इसको इससे घटाएंगे और इसको इससे घटाएंगे तो हमारा आंसर सही आ गया। देखो ये यहां तक है, और ये जो है यहां तक है, और ये जो यहां तक है। ओके, तो मैं देखो इसको A1 मान लेता हूं, इसको A2 मानता हूं, इसको A3 मानता हूं। तो A2 को A1 से घटाएंगे और A3 को A2 से घटाएंगे तो बराबर आएगा। क्योंकि AP में क्या होता है, सारे अंतर बराबर होता है, कॉमन डिफरेंस बराबर होता है। तो A2 कौन है 2P+1, घटाना किसको है P+1 को। ओके चलिए A3 कितना है 4P-1, घटाना किसको है ये A2 को 2P+1 को। ओके, अब मैं क्या करूंगा देखो 2P+1, अब माइनस से मल्टीप्लाई करो, -P-1, और यहाँ पे 4P-1 -2P-1। यहाँ पे देखो तो 1 1 कट जाएगा, यहाँ पे तो 1 1 नहीं कटेगा। अच्छा तो कितना हो गया, अच्छा 2P में से 1 P घटेगा तो P बचेगा, है ना जी। 2P में से 1 P घटेगा, कितना पी रहे हो तुम लोग देखो तो। अच्छा 2P में से 4P में से 2P घटेगा तो 2P हो जाएगा, और ये -2 हो जाएगा। ई वाला 2P को इधर ले चलाओ, है ना, ई वाला 2P को इधर लाइए तो देखिए P और ई वाला 2P को लाएगा तो माइनस हो जाएगा -2P, और ये हमारा -P, तो -P घट के बचेगा और -2 कट गया। अरे वाह भाई साहब, आप लोगों ने कमाल कर दिया आज, वाह वाह, वेल डन प्यारे, वाह गजब। अरे 1900 लाइक पार हो गया। मुझे लगता है कि लाइव के दौरान 2000 लाइक तो कंप्लीट हो जाएगा, मुझे पता है। आखिरी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, किस क्वाड्रेंट में है, एकदम सवाल छपने वाला, इसलिए मैं बार बार दे रहा हूँ, हर बार वीडियो में आ रहा है सवाल। आखिर मैं नया सवाल कहाँ से लाऊंगा, आपके एग्जाम में जो छपेगा वही सवाल लाने बेहतर है। किस क्वाड्रेंट में है, दोनों प्लस, दोनों का साइन क्या है प्लस में, और दोनों प्लस में क्या होता है प्रथम क्वाड्रेंट में आता है। ओके, आगे सवाल है कि देखिए ये सवाल बहुत अच्छा है कि यदि बहुपद के मूल बराबर है, मूल क्या है बराबर, किंतु चिन्ह विपरीत है। ध्यान से इस सवाल को बनाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। मैं भी आपको बताने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या बोलता है, द्विघात बहुपद में कितने मूल होते हैं, आपको पता है द्विघात बहुपद में 2 मूल होते हैं। द्विघात बहुपद में 2 मूल होते हैं, कौन कौन होते हैं भाई, अल्फा और बीटा, ये 2 मूल होता है ना। अब क्या बोलता है, मूल बराबर है, मूल बराबर है। मान लेते हैं कि अल्फा को अल्फे मानते हैं और बीटा को भी अल्फा मानते हैं, क्योंकि बोल रहा मूल क्या है बराबर है, तो अगर इसको अल्फा माना तो इसको भी अल्फा मानना पड़ेगा। लेकिन चिन्ह विपरीत है, चिन्ह क्या है विपरीत है, मतलब एक ठो प्लस में है तो एक ठो माइनस में है। समझ रहे हैं, यहां तक बात समझ रहे हैं। चिन्ह क्या है, उल्टा चिन्ह है, मतलब एक ठो प्लस में एक ठो माइनस में है। अब हमको फॉर्मूला पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a फॉर्मूला होता है। अल्फा को तो मैंने अल्फा ही माना, बीटा को भी मैंने अल्फा माना, लेकिन माइनस अल्फा, और ई वाला जो है प्लस अल्फा, तो माइनस अल्फा कर दिया यहाँ पे, और -b के जगह पे देखो क्या लिखा हुआ, b के जगह पे a लिखा हुआ है, और a के जगह पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये दोनों खत्म। तो क्या हो गया, a बराबर -a, इसको हम ऐसे ही कर सकते हैं, a बराबर -1। देखिए इतना आसान से सवाल में नहीं समझेंगे अब तो खैर भाई
तो आप तो मैं किसी तरह से मैं समझाने के काबिल नहीं बन सकता हूँ, बिकॉज बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको अंडरस्टैंड करवा दिया है। जब बोला गया कि दोनों मूल बराबर है, मूल क्या है, बराबर है। आपको पता है द्विघात समीकरण में दो मूल होता है, अल्फा और बीटा। तो मान लेते हैं अल्फा को भी मैं अल्फा ही माना, पहला मूल को अल्फा माना, दूसरा मूल को भी अल्फा ही मानेंगे, लेकिन चिन्ह विपरीत है, मतलब इसका साइन अलग अलग है, एक ठो प्लस वाला है, एक ठो माइनस वाला है। अब तुम लोग जानते हो अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो पहला वाला शून्य को भी अल्फा ही माना और दूसरा शून्य को भी अल्फा माना, लेकिन माइनस अल्फा। अब इसका फॉर्मूला बैठा लेंगे, क्या हो जाएगा, वेरी गुड, -2 कहां से ला रहे हो, -1 होगा जी, कट जाएगा। अरे यहाँ पे कट जाएगा प्यारे, तो 0 बचेगा। यहाँ पे कट के क्या होता है, अच्छा 1 मिनट, ऑप्शन ए आंसर दे रहे हो ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, आंसर 0 होना चाहिए, यहाँ पे आंसर 0 होना चाहिए। देखो तो, हाँ जी, एक मिनट में यहाँ तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा ना, यहाँ पे कट रहा है, घट रहा है, तो यहाँ पे शायद मेरे से भी मिस्टेक हो गया, 1 मिनट। तो यहाँ पे आंसर 0 होना चाहिए। ये दोनों घट गया ना, तो घट के 0 बचा, यानी कि 0 बच गया, और इधर क्या बचा, -a/1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। भाई साहब a का वैल्यू 0 आ गया, तो मैं भी फिसल गया इसमें, क्या 0 आएगा, 0 -1 नहीं आएगा, है ना, क्योंकि जब इन दोनों को काट देंगे, अल्फा प्लस अल्फा माइनस अल्फा आपस में कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 0 बचेगा ना, इसलिए ये 0 कट गया, तो 0 बचा, और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा जी, है ना। अब 0 हो गया तो 0 हो गया, तो खत्म कहानी, और क्या, a का वैल्यू 0। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये सवाल बनाओ। वाह वाह, गजब का सवाल है। यहाँ पे सवाल कैसा लग रहा है आपको, मजा आ रहा। ज़्यादा भारी भी मैं सवाल नहीं दिया हूँ मैथ में, आपको ज़्यादा भारी सवाल पूछा भी नहीं जाएगा, टेंशन मत लीजिए। कैसा लग रहा सवाल, तो मुझे तो लग रहा है बंदों को थोड़ा हार्ड लग रहा मैथ, क्योंकि आप रेवेन्यू यहाँ पे देख सकते हैं, बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच गया, है ना। देखिए, शंकु का आयतन दिया हुआ है, आधार का क्षेत्रफल। अच्छा बताओ, शंकु जो बना हुआ है, ये है इसका आधार, है ना, आधार का क्षेत्रफल दिया, क्या, आधार का क्षेत्रफल। अब बताओ आधार क्या होता है, शंकु का आधार जो है वृत्त के जैसा होता है कि नहीं होता, गोल होता है ना। शंकु का जो आधार होता है वृत्त के जैसा होता है, कैसा होता है, वृत्त के जैसा होता है। शंकु का आधार वृत्त के जैसा होता है। अब वृत्त के जैसा होता है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता कि नहीं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² मतलब इतना बराबर दे दिया है ना जी, इतना बराबर आंसर क्या दे दिया, दे दिया 126 के बाद गायब हो गया क्या, ठीक। तो अच्छा देखो 127 का गलती बोला यार, तुम लोग क्या कर रहे हो मेरे प्यारे, 127 का आंसर गलती करोगे। ओके देखो, तो इस शंकु में जो आधार बना हुआ है वो कैसा है, वृत्त के जैसा है, और वृत्त गोल होता है। वृत्त का क्षेत्रफल मतलब आधार का क्षेत्रफल, ये दिया हो कितना, 314, यानी कि 2πr² बराबर 314। अब बताते हैं शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 πr²h, और इतना बराबर दे दे 1570, ठीक है। अब देखो 1/3 πr², जो कि यहाँ पे देखो πr² कितना दिया हुआ है, 314, h यहीं पे रखेंगे 1570। अब देखो ये इससे कट जाएगा 5 बार में जी, h बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 5, बोले तो 5 तिया 15, वेरी गुड, 15 यहाँ पे हो जाएगा। 2000 लाइक कंप्लीट कर दे तुम लोग, ओ माय गॉड, माइंड ब्लोइंग आज हो गया, आज गजब हो गया। 15 इज द राइट आंसर। हाँ, इसलिए यही तो मैं बोल रहा हूँ, मैथ में बच्चा ऐसे ही फेल होता है, ऐसे ही फेल नहीं होता है प्यारे। हमारे बिहार में बच्चे को फेल होने की संख्या मैथ में ऐसे ही नहीं होता, क्योंकि मैथ में ध्यान नहीं देता है, उसको मैथ बड़ा टफ लगता है। बाकी मैं तो इतने प्यार से पढ़ा रहा हूँ, फिर भी पता नहीं। बताओ m के लिए सम संख्या कौन है, देखो ये ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर m के जगह पे कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, 1 रखोगे तो भी सम आएगा, m के जगह पे 3 रखोगे तो भी सम संख्या आएगा, m के जगह पे आप कुछ भी संख्या रखोगे तो भी सम संख्या आएगा। लेकिन इसमें अगर m के जगह पे कुछ भी संख्या रखोगे तो कभी सम कभी विषम, कभी सम कभी विषम। यहाँ पे भी वही हाल होगा, यहाँ पे भी वही हाल होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। 128 का आंसर मैंने बता 0 होगा यार, 0। आप देखो आगे 128 का आंसर 0 होगा, आगे मैंने सुधार दिया है। ओके आगे बताओ, ये देखो मिलाने वाले बिंदु का नियामक तो खैर पेपर में छप गया है, समझ लो एकदम छपा हुआ है, टेंशन मत लो, छपा हुआ आपके पेपर में है। कैसे बनाएंगे, x1 + x2/2 y1 + y2/2। बताओ x1 कौन है, ये देखो -2 है, और x2 कितना है जी, 4 है बटे 2, y1 कितना है, 3 है, y2 1 है बटे 2। तो देखो यहाँ पे कितना, 4 में से 2 घटेगा तो 2/2 और 4/2, यानी कि 1 और 2। ओहो 1 2, ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड।
सर SST हो गया है, SST हो गया, अच्छा SST हो गया तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे मैथ पढ़ रहे हैं, अब मैथ मेरे ख्याल से 39 और 40 सवाल लास्ट होगा, मुझे याद दिलाना। चलो इसका आंसर बताओ जरा क्या होगा इसका आंसर। PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे सब ज्वाइन हो जाना, ठीक है ना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आपको वेबसाइट पे भी मैं डाल दूंगा, वेबसाइट पे। इसका आंसर कौन बताएगा, फास्ट बोलो इसका आंसर। वेरी गुड। देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, लेकिन यहाँ पे बात तो उलट गई है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस ले लेते हैं कॉमन, ठीक है ना। जब माइनस कॉमन लीजिएगा तो tan जो माइनस में है ना ये बन जाएगा प्लस में, है ना, और इस सेक जो प्लस में ही बन जाएगा माइनस में, है ना जी। और ई वाला जो माइनस है ना उठ के इधर आ जाएगा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा -1। क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी, राइट, वेरी गुड। चलो आगे बताओ। देखो इसका ये सवाल लिखा हुआ है 1 + cot, लास्ट सवाल बताना 39 और 40 नंबर, ठीक है ना। cot स्क्वायर ए बटे 1 + tan स्क्वायर ए। चलो फॉर्मूला 1 + cot स्क्वायर ए क्या होता है, cosec स्क्वायर ए होता है ना, और ठीक है ना। 1 + tan स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। अब मैं क्या करूंगा, कॉसेक को मैं बदल दूंगा। कैसे बदलूंगा भाई, 1/sin स्क्वायर लिख सकते हैं ना। कॉसेक का फॉर्मूला 1/sin स्क्वायर हो गया बटे इसको बराबर यहाँ पे सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/cos स्क्वायर। ये सब सवाल तो बंदा देख देख के डायरेक्ट मारेगा। अब इसको मैं इधर करता हूँ, ये जो भाग है ना भाग को पलट देंगे, 1/sin स्क्वायर ए, तो cos स्क्वायर चला जाएगा ऊपर में और नीचे 1। तो आप लोग भी समझ रहे हैं ना, बच्चे लोग कितने इंटरेस्ट लेते हैं मैथ से, कितना सताता है मैथ उसको, देख रहे हैं ना। तो का फॉर्मूला जाएगा cot स्क्वायर है। आ गया आंसर सी। मैथ जो है सबको बहुत सताता है, हमको पता है ना, इसलिए आप लोग डरिए नहीं भाई। मैथ अगर आपको ना नंबर सही लाना है, रियली में वाकई नंबर लाना, मैथ आपका बहुत बेसिक है। आप मैथ में जो भी बनाते हो ना एकदम परफेक्ट, यही आपको सब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। अब देखो ना यही सवाल दे देगा 2 नंबर सवाल में, यही सवाल दे देगा, तो आप इतना प्रक्रिया करके बना के दिखाइएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में देगा तो इतना बार पढ़िएगा ना, रटा जाएगा आंसर बा। अब आप फटाफट लगा दीजिएगा, आपको कलम चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती तो वह उस रेखा को क्या बोलते हैं। कोई रेखा है वृत्त को एक बिंदु को टच करती, एक बिंदु पर टच करती है, उस रेखा को क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। और एक वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। मेरी बात सुनना, एक वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, लेकिन एक वृत्त पर अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अनगिनत, अगर बिंदु नहीं बोलेगा तो अनगिनत, है ना, लेकिन बोलेगा एक वृत्त के एक बिंदु पर तो केवल एक स्पर्श रेखा। ओके, हाँ चलो। अच्छा ये बताओ, एक पासे को फेंकने पर आभास संख्या आने की क्या प्रायिकता है। तो पापा की परियों और मम्मी के लाडलो, रेडी हो तुम लोग? हाँ यार रेडी हो तुम लोग फटाफट। और 39 और 40 सवाल में, है ना, देखते हैं किसका किसका नाम आज स्क्रीन पे लिखाता है। एक पासे को फेंकने पर आभास संख्या आने की क्या प्रायिकता है। अगर आप पासा को फेंकते हो तो 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। आभास संख्या कौन कौन है यहाँ पे, देखिए आभास संख्या 2 आभास संख्या है, 3 आभास संख्या है और 5 आभास संख्या है ना जी। तो 3 घटनाएं घटेगी, लेकिन टोटल जो है 6, यानी कि 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 जो है क्या हो जाएगा, आभाज्य संख्या हो जाएगा। लास्ट में टेलीग्राम का लिंक जाएगा, वहां पे ज्वाइन हो जाना, है ना, और फिर उसमें ज्वाइन होना, वहां पे PDF वगैरह मिलेगा। टेलीग्राम पे भी क्यूज वगैरह होते रहता है, ठीक है ना। आभास संख्या बताओ कौन सी आभास संख्या है। आभास संख्या समझ रहे हैं, प्राइम नंबर। तो देखो यहाँ पे ये सवाल पूछा गया है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आपके पेपर में इतना बउआ वाला सवाल पूछ लिया है, ठीक है ना। तो तुम लोग तो बउवे ही हो। ये सवाल याद करना, संचय बारंबारता वक्र कहलाता है। वक्र कौन कहलाता है, तोरण। इसको सवाल को रट लो, है ना। ये सब कुछ ऐसा सवाल होता है इसको रटना मांगता है। वक्र कहलाता है तोरण जो बनाने को होता है ना, तोरण जो इस तरह से ग्राफ बनाया जाता है, इस तरह से ग्राफ बनता है, ठीक है ना, इस तरह से आगे, तो तोरण उसको बोला जाता है। आगे है भाई साहब, एक मिनट आ गया। चलो पहले इसको बनाते हैं, उसके बाद पढ़ाते हैं। इसके बाद आपको मिलेगा आपका कंपटीशन वाला सवाल। ओके बताओ, यहाँ पे मूलों का गुणनफल 8 है तो ए का मान क्या होगा। ए का मान गड़बड़ नहीं दिख रहा, चलो। अच्छा अल्फा इंटू बीटा, ये होता है मूलों का गुणनफल, क्या होता है C/A, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है C/A। और इतना बराबर दे दिया क्या, 8 दे रहा ना। मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा।
अब बताओ, ये दे दिया है सी, सी का वैल्यू क्या है, ए है। देखो ना, सी की जगह पे ए लिखा है और ए की जगह पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो बोलो, अच्छा यहाँ पे ना, तो सी की जगह पे ए लिख देंगे, तो बोलता है ए का मान क्या होगा, 8 हो गया। ये भी सवाल पूछा गया। रेडी हो तुम लोग, फटाफट बोलो। 139 और 140 सवाल में कंपटीशन होने वाला पापा की परियों में और मम्मी के मगरमच्छों में। तो देखते हैं कौन परी ज्यादा उड़ती है या कौन मगरमच्छ ज्यादा तैरता है। रेडी हो तुम लोग? और हाँ, मैं हमेशा ईमानदारी बरतता हूँ, आज भी ईमानदारी बरतूंगा। आपका स्क्रीनशॉट ले लूंगा, कोई भी सवाल मत करना प्यारे कि मैंने दिया है। आपको लगता है कि आंसर आप पहले कमेंट कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास किसका पहले आंसर आ रहा है वो जानूंगा ना। जिसका आंसर मेरे पास आएगा, हो सकता है उनका नेटवर्क प्रॉब्लम हो, है ना। तो 1200 बच्चे एक बार कमेंट करेंगे, समझ सकते क्या हाल होगा कमेंट बॉक्स का, खिचड़ी बन जाएगा। स्टार्ट करें, स्टार्ट। अभी से मैंने कमेंट आपका रोक लिया है। चलो भाई साहब, सबसे पहले 139 नंबर सवाल का आंसर तुम लोग ना डायरेक्ट इसका आंसर बताओ। 139 नहीं भी लिखोगे चलेगा। चलिए मैं थोड़ा सा रुक भी जाता हूँ यहाँ पे, आप लोग आंसर बताओ और मैं भी बना के ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है ना। ओके, पेन कहाँ है जी, इसका पेन। चलिए, सवाल क्या, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। अरे भाई साहब, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, चलो बताओ। अब देखते हैं कौन पापा की परी है, आगे की मम्मी के मगरमच्छ है। रेडी तुम लोग हो? सबसे पहले किसका आंसर आएगा मेरे पास? अजान भी हो रही है, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। अर्चना वेरी गुड। चलो अब देखते हैं कौन पहले बनाता है आंसर। आंसर अमित कुमार प्रजापति। गड़बड़ है, गड़बड़ है भाई साहब। अरे भाई, ये तो मगरमच्छ बहुत आगे निकल गया। रवि कुमार, बस अब कमेंट मत करना तुम। रवि कुमार इंडियन, वेरी गुड। नहीं तो सब देख लेगा। कुमार शानू, बहुत बार इसका आंसर आया भाई। कुमार शानू बहुत बार छापा है, कुमार शानू। उसके बाद गुलनाज, यार वेरी गुड। देखो परियों, तुम्हारा लाज बच गया है, गुलनाज। एक बार और ये आई थी, वेरी गुड। उसके बाद है इरफान। बहुत लेट से तुम पहुंचे हो भाई। चलिए, इरफान भी गर्दा उड़ाए हुए हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? देखो आसिर इरफान। इसके बाद है टीम सपोर्ट गेमिंग। मैं क्या लिखूं, यही नाम लिख दूंगा, टीम सपोर्ट गेमिंग। चलो इसका मैं आंसर बताता हूं, ठीक है। चल एक सवाल और है, उसको मैं बताएंगे पहले। तो इसका आ गया 4√3 इसका आंसर होगा, ठीक है ना, 4√3। इसके बाद एक और सवाल में रेडी रहना तुम लोग, 1 मिनट। इसके बाद सबका आंसर आ रहा, वेरी गुड। देखिए मैं पहले बताता हूं। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला होता है √3/2 गुना भुजा, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो √3/2 और भुजा कितना दिया, 8, 2 चौके 8, क्या हो गया 4√3। ओके, चलिए भाई रेडी हो? अब आ रहा, अब फिर से एक सवाल फिर से और। ओके, मैं अभी से रोक लिया है। आहा, ये सवाल गजब का है, बताओ जरा इसका आंसर। चलो अब इसका जरा आंसर बताओ। आखिरी सवाल 140 का, आप ही लोग में कंपटीशन हो। इस सवाल में बता चुका हूं, 5। देखो प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 5n/9 दिया हुआ, ठीक है ना। ठीक है, वाह। तो n का वैल्यू ज्ञात करना है। n का वैल्यू क्या होगा? ये सवाल मैं पढ़ा चुका हूं पहले भी पढ़ा चुका हूं। देखता हूं, अब यहाँ पे मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छा वाला कलर उठाते हैं। पापा की परियों के लिए रेड वाला तो मैं लिख लिया हूँ, इसको ले लिया, मोटा कलर उठाते हैं, ठीक है ना। देखते हैं किसका पहले आंसर आएगा 140 का। अब तक तो नहीं आया है। n का वैल्यू निराश मत होइएगा आप लोग, ठीक है, निराश मत होइएगा। होता है, अब बाकी जब सबका लास्ट में आंसर आया ना, मैं बता दूँ, डोंट वरी। आगे पीछे होता है, कमेंट बॉक्स में आगे पीछे होता है। अब देखते हैं इसका आंसर कौन पहले बताएगा। अभी तक तो कोई नहीं बता रहा, जा रहा। अरे भाई साहब, तो मगरमच्छ बहुत ही फास्ट दौड़ रहा। नागेंद्र चौहान, चलो यार स्क्रीनशॉट ले लेना तुम। नागेंद्र चौहान, ओके। उसके बाद मेरे पास आया है मुमताज आलम। प्लीज ऐसा मत करें आप। मैं अपना कमेंट, मेरे पास जिसका पहले आया उसका नाम मैं लिख रहा हूँ प्यारे। ओके, एक बार इतना बंदा कमेंट करा, समझ रहे ना, कमेंट उड़ जाएगा सबका ऐसे ही। और उसके बाद ठीक तो है ना,
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो उसके बाद तो बहुत लोग का आंसर नहीं है। हाँ, भास्कर भारती, बहुत दिनों के बाद इसका नाम मैं पढ़ रहा हूँ। कहाँ थे आप जी? भास्कर भारती, तो ये गर्ल्स हो क्या? लड़कियों का जान बचा लिया तुम लोग, परियों का जान लाज बच गया, लेकिन पहला नंबर पे नहीं आया अभी तक। उसके बाद कहाँ भाई साहब? उसके बाद आया शाकिर खान। ओ गजब गजब गजब। देखो शाकिर खान। उसके बाद मेरे पास आया है बीके ऑनलाइन सॉल्यूशन। लो भाई, ये बीके ऑनलाइन सॉल्यूशन भी आ गया यहाँ पे। चलो यार, बीके ऑनलाइन सॉल्यूशन। उसके बाद देख रहे कितना आंसर 45 आ रहा, 4.3 आ रहा, 9/1 आ रहा। संतोष देव लिखा हो, 9/1 बोले तो चलो 9 ही है फिलहाल, ठीक है। संतोष कहीं पे मैं लिख दूँ, नीचे लिखता हूँ, ठीक है ना। संतोष देव लिखा हुआ है। इसके बाद सबका आंसर है 9 इज द राइट आंसर। मैंने बताया है इस क्वेश्चन को तो आपको दिमाग में सेट हो जाना चाहिए था, लेकिन एक बात तो मैं देख रहा हूं, जो जिसका पहले नाम आया उसका बाद में नाम नहीं आया, मतलब बड़ा ईमानदारी दिखा रहे क्या आप लोग? वाह 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 गजब। या तो बनाने में मिस्टेक, आंसर देने में आंसर लेट हो रहा होगा। चलिए इसको बताते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे इसको। होता क्या है, प्राकृतिक संख्या का माध्य निकालना है, तो प्राकृतिक संख्या का योग माध्य जब भी निकालने बोलता है तो क्या करते हैं, पहले आप योग निकालते हैं। जैसे मैं अगर बोलूं कि 1 3 5 है ना, इसका माध्य निकालिए, तो आप इसको जोड़िएगा और 3 ठो है तो 3 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो हमको नहीं पता कौन प्राकृतिक संख्या है, तो हम प्राकृतिक संख्या का योग तो निकालेंगे ना, n × n+1/2, ये तो योग का फॉर्मूला होता है। और इसको डिवाइड भी करना है, कितना से? हमको क्या पता कितना पीस है जो डिवाइड करेंगे। यहाँ तो पता था 3 पीस है, 3 से डिवाइड कर दिया, लेकिन हमको यहाँ पर पता नहीं कितना पीस है। लेकिन एक बात तो पता चला n पीस है, मतलब हो सकता है कितनों भी पीस होगा, तो उसको डिवाइड कर देंगे ना। लो भाई, मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, किससे? n से मैं यहाँ पे डिवाइड कर दिया, n से डिवाइड कर दिया, ओके। और इतना बराबर दिया हुआ 5n/9, ठीक है ना। अब हम आगे जब बनाएंगे n × n+1, ये 2 जो नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, 5n/9। अब देखो n से n कैंसिल, अब तुम क्रॉस गुना कर लो, तो देखो 2 × 10n और इधर से 9n+9, ये 9n को इधर लाओ तो 10n - 9n = 9 और n = 9। सवाल पूछा हूँ बहुत बार। थैंक यू प्यारे। आज रात को 9 बजे गोधूली हिंदी और संस्कृत का धुआं होने वाला है, सो मिस्टेक मत कीजिए। कैसे लगी आपकी क्लास? आज की क्लास तो यार तुम लोग रिकॉर्ड तोड़ दे, 2000 लाइक पार हो गया है माशाल्लाह। तो आपके लिए मेरी दुआएं हमेशा है कि तुम हमेशा एग्जाम में कामयाब होते रहो, आप बहुत ही जहन वाले बन जाओ, बुद्धिमान बन जाओ, ये मेरी दुआएं हैं रब से। और एग्जाम में भी आप बहुत ही अच्छे नंबर लाओ, अच्छा गेस करो, अच्छा गेन करो, एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स लाओ यार। यही तो कामनाएं मैं करता हूँ आपके लिए, हमेशा आपके लिए रेडी रहता हूँ। तो आपका सभी का यहाँ पे क्वेश्चन बनाना, पढ़ाना, ये सब मेरा काम ही बचा है। अगर आप मेरे से व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हो 72 540 18 562, ठीक है ना, 72 540 18 562 व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। ऐसे टेलीग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आप जुड़ जाइए। अच्छा ओके, ऐसा कमेंट नहीं करते हैं प्यारे। देखो सबका नाम अगर मैं लेना बैठ जाऊं तो पता चला कि वीडियो का तो खैर पढ़ाई खत्म, नाम ज़्यादा होगा, है ना जी। ओके चलो एक बार नाम लेता हूँ। गोविंद, मुमताज़, शाहिद, अम्बे, जायसवाल, शरीफ, अमित, कुलदीप, जेबा अंसारी, शरिया, दादा गेमिंग, अरे भाई साहब, सोनू, रहमान, रहमती खातून, अरे भाई, जमीला, ऑनलाइन श्री, मधु, दिल के पास, अच्छा, सचिन, अनूप, शालिनी, मोहम्मद दानिश। ओके डियर, वो भी चलेगी, डोंट वरी। कल के बाद मैथ होगा, फिर परसों होगा। अनुज कुमार, विक्रम, मुमताज, कृपा, रुपेश, कादिर हुसैन, शीला देवी जी। 4,99,000 हो गया, और पता है बहुत कम सब्सक्राइबर बाकी है। कितना हो गया, मतलब 200 बाकी है, 200 सब्सक्राइबर बाकी है। काजल सिंह, अमित यादव, रिया कुमारी, मोहम्मद दानिश, आर्मी लवर, बहुत लोग का कमेंट आ रहा है प्यारे। नीतीश, माहिर स्टडी, नूरुल्ला, अमर कुमार, वर्षा कुमारी, नरेंद्र, भास्कर, सतीश, सुरवीर क्या है, सुरवीर है, प्रिया यादव, अखिलेश, रॉकी, काजल, सूरज, अंकित। चलो एक बार लाइव आगे सबका नाम पढ़ेंगे फिर। पप्पू कुमार, नूरैन, प्रतिमा, यस क्या है, मैं रिवीजन कर रहा हूँ 10th का, लेकिन 12th में। अरे भाई साहब क्या बात है, गजब, रिवीजन में ही तो सब कुछ है। परवीन, सरोज, इंडियन, शाहिद अफरीदी, फुरकान, जयप्रकाश कुमार,
प्रतिमा कुमारी, अबसर अली, ललन कुमार, आयुष, अंकित, भारती, रुपेश, जसप्रीत बुमराह, अरे भाई साहब बुमराह भी यहाँ पे मौजूद हो गया है, रोहित कुमार, ओके रोहित कुमार, मोहम्मद दानिश होगा, अखिलेश, अनीता कुमारी, महाराज ठाकुर, थैंक यू जी, जसप्रीत, जिन्होंने लाइक वाइक अभी तक नहीं किए हो लाइक कर देना प्यारे। ओके मिलते हैं रात के 9 बजे। ओके मुझे आपके लिए वीडियो भी बनाना, संस्कृत वाले आना मत भूलिएगा। ओके बाय।